नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ। हमारे मेहमान हैं आज हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राहुल महाजन जी और समीर चौगांवकर जी। और स्वागत है आप सभी का। सबकी निगाह कुर्सी पर है। आजकल बिहार का चुनाव चल रहा है, त्रिपाठी जी की नजर भी कुर्सी पर है। अभी ज्योत्सना हमारी सहयोगी खबर पढ़ रही थी कुर्सी पर बैठ के, तो बोले देखिए वहां भी कुर्सी मिली हुई है, हम लोगों को कुर्सी नहीं मिलती है। आपका दर्द समझ रहा हूँ। कहे न कहे, लेकिन कहानी तो सबकी कुर्सी की होती है। कोई सब कुर्सी के लिए हो रहा है, सब कुर्सी के लिए। अब आप देखिए, आपको बताएंगे बिहार में अब लेटेस्ट कुर्सी के लिए क्या क्या हुआ है और बड़ा मजेदार चीजें हुई हैं। महागठबंधन के बाद आज एनडीए ने सोचा चलो हम भी अपना मैनिफेस्टो निकाल दें, तो अपना मैनिफेस्टो आज उन्होंने निकाल दिया। पटना में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में, नीतीश कुमार की मौजूदगी में ये मैनिफेस्टो आज जारी किया गया। ये देखिए आप, सारे घटक दल जिनको वो अब खुद को जिनको पांडव कहते हैं, पांचों पार्टियों के नेता वहां पर थे। और जीतन राम मांझी भी, उपेंद्र कुशवाहा भी, बीजेपी के अध्यक्ष तो थे ही, इनके अलावा जो प्रभारी हैं वो भी वहां पर थे। एनडीए के इस घोषणा पत्र में 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरी और रोजगार का जिक्र किया गया है अगले 5 वर्षों में। हर जिले के अंदर मेगा स्किल सेंटर बनाने का वादा किया गया है। 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। किसान सम्मान निधि जो 6,000 रुपया देते हैं मोदी सरकार केंद्र से, उसमें 3,000 रुपया और बिहार सरकार अतिरिक्त देगी, तो वो हर किसान को 9,000 रुपया बिहार में मिलेगा। एनडीए ने बिहार के किसानों की सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी का वादा भी किया। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लिए 10 लाख तक की आर्थिक मदद का ऐलान किया। स्कूलों में मिड डे मील में पौष्टिक नाश्ता बच्चों को देने का वादा किया गया है। बिहार में अगर एनडीए सरकार आती है तो 50 लाख नए पक्के मकान बनाए जाएंगे। मुफ्त राशन बट ही रहा है। 125 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। बिहार में 4 नए शहरों को मेट्रो भी दी जाएगी। पटना, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत की जाएगी। ये था लबो बाप। जितनी देर मुझे लगी बोलने में कि उस मैनिफेस्टो में क्या है, इतनी देर भी नेता वहां खड़े नहीं हुए। ये बात मैं आपको पूरी गंभीरता से कह रहा हूं। 60 सेकंड में पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म। मतलब नेता आए, हाथ में मैनिफेस्टो, यूं कागज ऐसे दिखाया कि ये हमारा मैनिफेस्टो है, टाइम मिले तो पढ़ लेना, और उसके बाद सब वहां से चले गए। किसी ने बात नहीं की मीडिया से। अब इसको लेकर के बोलना ही चाहिए। ऑपोजिशन बोल रहा है कि ये क्या तरीका है मैनिफेस्टो जारी करने का, और ये भी बताता है कि पार्टियां कितनी गंभीरता से लेती हैं अपनी चुनावी घोषणा पत्र को। आरजेडी कह रही है हमने तो बहुत पहले कर दिया, आप तो 4 दिन पहले लेकर के आ रहे हैं पहले फेज की वोटिंग से। खैर, इस बात यह है कि पार्टियों को भी मालूम है चुनाव में जो माहौल बनाना है वो बयानों से बनेगा, जातियां जोड़ने से बनेगा, जातियों देख करके उम्मीदवार को टिकट देने से बनेगा। वादे जो हम कर रहे हैं वो तो हम अपने प्रचार में लोगों को बताएंगे। तो इसलिए शायद आज इस मैनिफेस्टो रिलीज को इतना संक्षिप्त रखा गया। लेकिन क्या कहना है इस पर त्रिपाठी जी आपका, जिस तरीके से ये मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ है? नहीं, देखिए बहुत स्पष्ट है। एनडीए एक साथ है, उसके सब सहयोगी एक साथ हैं। नीतीश कुमार के बगल में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़ा होकर संकल्प पत्र जारी करता है। ये एक संदेश है। दूसरा वाला वही है, वो बात नहीं करनी है। ये सवाल नहीं आना है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, एक लाइन की बात है। अच्छा, यहां बोलते तो ये सवाल होता, ये और कोई सवाल ही नहीं था। एनडीए का संकल्प, हालांकि मैंने पूरा संकल्प पत्र पढ़ा और बड़ा व्यवहारिक दिखता है वो। मतलब जो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार वहां करती दिख रही, नीतीश कुमार की सरकार करती दिख रही है। और मैंने जब उसको, चूंकि बजट भी कभी कभी हम लोगों के ध्यान में आता है कि कोई भी राज्य का आ रहा है तो केंद्र वाला भी याद करें, तो देश का बजट जब मैंने देखा तो मुझे कई चीजें तो उसी का एक्सटेंशन है। मतलब जो जिसकी वजह से कहा गया था कि बिहार का बजट है, तो व्यवहारिक दिखता है। लेकिन बड़ा साफ है कि आज उनको संदेश ये देना था कि पूरा एनडीए एक साथ है। इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी स्वयं गए वहां, टॉप लीडरशिप थी वहां, और बयानबाजी कोई नहीं करनी है। इसका मतलब ये कि उनको पता था कि सवाल तो बस एक ही आएगा, बाकी चीजें तो क्या कोई पूछेगा, ये सब तो चल ही रहा है। उसमें कोई पूछ लेता कि भाई अच्छा तेजस्वी को आप कह रहे हैं 3 करोड़ सरकारी नौकरी कैसे देंगे, तो आप 1 करोड़ प्लस रोजगार और सरकारी नौकरी कैसे देंगे। लेकिन एक मतलब मुझे लगा कि ये शायद जो तेजस्वी का घोषणा पत्र था उसमें मुझे ये नहीं दिखा, अगर हो तो मुझे करेक्ट करिएगा। इसमें मुझे दिखा कि इन्होंने अपने संकल्प पत्र में पेज नंबर 10 और 11 उसमें क्या किया है वो बताया है। जो हम लोग अक्सर कहते हैं कि आप संकल्प पत्र, मैं कई बार इसको कहता हूं भैया संकल्प पत्र से पहले अपना वो बताओ, संकल्प किया पत्र क्या के साथ रिपोर्ट कार्ड भी है। हमारी प्रमुख उपलब्धियां हैं जो 3, 3, 6, 6, 12 पॉइंट है। और एक और चीज उन्होंने दी है जो सबके लिए ये तो डिबेट पॉइंट होगा, ग्राफिक्स बनेगा कि 1990 से 2005 यानी लालू और राबड़ी का राज क्या था
और 2005 से 2025 कंपैरिजन भी है, क्या किया है और क्या करेंगे ये इसमें बताया। खैर, लेकिन वहां जैसे मैंने आपको बताया वहां कोई बयानबाजी नहीं हुई, किसी ने पढ़ के नहीं बताया क्या है, कोई सवाल जवाब नहीं हुए। ये पहली तस्वीर थी आपकी। मैं आपको दो और इंटरेस्टिंग तस्वीरें दिखाता हूं। आरजेडी का गढ़ है राघोपुर, जहां से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए क्या ये सीट उतनी ही मुफीद है? एक तस्वीर आई, हो सकता है कि ये तस्वीर जो है केवल जिस व्यक्ति के बारे में आपको बताने जा रहा हूं उसी के दिल की बात हो। एक नाराजगी जाहिर हुई किसके सामने? राबड़ी देवी के सामने। पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी जी की माता जी राघोपुर पहुंची थी प्रचार करने के लिए, बेटे के लिए, तो गांव के लोगों ने घेर लिया और फिर कहा, ये बुजुर्ग जो हैं इन्होंने कहा कि हमारे राघोपुर के साथ तो आप सौतेला व्यवहार करते हैं, बाढ़ आती है तो आप लोग यहां पर आते नहीं हैं, और उस जब हम लोग बेहाल थे तेजस्वी यादव हम इंतजार करते रहे कि वो आएंगे, वो आए तक नहीं। सतेला माना हुआ राघोपुर के, आप लोग सतेला बेटा मानते हैं राघोपुर के, ढकला ढकलू मारपीट करके बिहार में अगर सबसे प्यारा विधानसभा तो राघोपुर विधानसभा है। देखे आपका बेटा जो विधायक है तेजस्वी जी अब खड़ा अपने ही बिहार घूम रहे हैं ना, घुमा तुम बिहार में घुमा पानी। तो वैसे राघोपुर कोई मुश्किल सीट नहीं होगी तेजस्वी यादव के लिए, लेकिन वो देखिए उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कैसे एक पूर्व मुख्यमंत्री को हाथ जोड़ने पे मजबूर कर दिया। चुनाव में ऐसा भी होता है, बड़े बड़े नेता यूं मजबूर हो जाते हैं कि इस बार निभा लीजिए, अरे सब आपकी नाराजगी जो है दूर हो जाएगी, बस ये चुनाव निकाल दीजिए। हाँ जी, चुनाव में ही ऐसा होता है, चुनाव में ही ऐसा होता है, चुनाव का वक्त है इसलिए जनता। लालू यादव क्या कर रहे थे? लालू यादव थोड़ा तबियत का भी ध्यान रखते हैं। अब उनकी बेटी रोहिणी आचार्य जिन्होंने उनको किडनी डोनेट की थी, वो सिंगापुर से लौटी हैं, चली गई थी। पहले काफी विवाद हुआ था, आपको याद होगा, इन्होंने टिकट जो बंट रहे हैं या जो फैसले कोई संजय यादव ले रहे हैं उसको लेकर के कुछ नाराजगी अपरोक्ष रूप से इन्होंने अपनी जाहिर की थी। अब ये लौटी तो रात के वक्त एक बड़ी सी गाड़ी में लालू यादव, रोहिणी आचार्य, उनके बच्चे और भी नाते नातिन होंगे, मतलब नाते नाती पोते पोती सब, लालू यादव उनको घुमाने लेकर के निकले। तस्वीर बड़ी इंटरेस्टिंग थी। बच्चे देखिए गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। तो चलते चुनाव में इतनी हीटेड माहौल के अंदर लालू यादव अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ थोड़ा रात के वक्त समय बिताने निकले थे। तो ये एक तस्वीर आई। तो अब कोई लिख रहा है इतनी बड़ी गाड़ी कहाँ से आई, कौन सी गाड़ी है, लालू जी भी फिर बाहर जा रहे हैं तो सभा क्यों नहीं करते हैं। सबका सवाल वही है कि लालू जी खैर उस रूप में फिजिकली उतने एक्टिव नहीं है चुनाव में, लेकिन रोहिणी जी बहुत कुछ बता रही थी। रोहिणी जी, लालू जी का तो वैसे भी अब कोर्ट के हिसाब से भी वो प्रचार में तो नहीं जा सकते क्योंकि ज़मानत पर हैं और स्वास्थ्य की वजह से ज़मानत पर हैं, और स्वास्थ्य के लिए बाहर तक तो जा ही सकते हैं, इतना तो घूम ही सकते हैं अपने बच्चों के साथ और ये सब। रोहिणी जी इंपॉर्टेंट है इस पिक्चर की। तो जो इमेज है वो रोहिणी जी की है कि रोहिणी जी क्या इस चुनाव में पार्टी के लिए उस तरह से एक्टिव नहीं है, या उनके पास बहुत वक्त है कि ठीक है, या उनको भरोसा होगा कि तेजस्वी इस गाड़ी को निकाल लेंगे। वो अपनी गाड़ी चला रही हैं, तेजस्वी जी पार्टी की गाड़ी चला लेंगे। सर इंपॉर्टेंट ये था कि कल परसों ये खबर चल रही थी कि ये तेज प्रताप के लिए महुआ में कैंपेन करेंगी, लेकिन इनसे सवाल हुआ कल जब ये लौटी तो नाराज हो गई। उन्होंने कहा कि वो कौन सी पार्टी के हैं, अब मैं कौन सी पार्टी की हूँ, तो मैं अपनी पार्टी के लिए प्रचार करूंगी ना। मतलब कह दिया उन्होंने कि मैं तेज प्रताप के लिए नहीं करेंगी। लेकिन वो कहीं कहाँ कर रही हैं, अभी तेजस्वी के लिए भी कहाँ कर रही हैं, जिस पार्टी के लिए हैं वो कहाँ कर रही हैं। लेकिन पहले मैं एक बात उस पर चर्चा करना चाहता हूँ, आपके जो घोषणा पत्र पर, एनडीए के घोषणा पत्र पर, कि सवाल ये नहीं कि वो सब लोग एक साथ थे, सवाल ये है कि 1 मिनट में क्यों भागे नीतीश कुमार। और ये दूसरी घटना हो गई 2 दिन में। एक दिन में पहले प्रधानमंत्री जी के साथ सभा में नहीं है नीतीश कुमार, दूसरे दिन नीतीश कुमार को ही तो घोषणा पत्र जारी करना है ना। किसका घोषणा पत्र ये है? और नीतीश कुमार का ही है, नीतीश कुमार का ना। तो लेकिन उन्होंने तो नहीं बताया कि घोषणा पत्र में क्या है। सम्राट चौधरी पूरे पॉइंट पढ़ते थक गए, फिर उन्होंने अलग से बताया, सब लोग चले गए। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज नहीं है, और ये मैसेज ये भी बताता है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। जैसे त्रिपाठी जी ने भी कहा कि भाई वहाँ पर ये सवाल होता कि कौन मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार है या कौन चेहरा है, इस सवाल से बचने के लिए। तो इस सवाल से बचने के लिए अगर गए हैं तो सवाल तो छूटता नहीं है ना, बचने से भी सवाल तो बना रहता है। तो बल्कि ये सवाल अब और गहरा हो गया कि क्या बीजेपी नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर नहीं देखना चाहती, या वो अपनी किसी और तैयारी में इस सवाल का साफ जवाब देने से बचना चाहती है। साफ जवाब देने से बचना चाहती है। लेकिन जब साफ जवाब नहीं देते
तो अनुत्तरित सवाल जो है ना ज़्यादा गहरे हो जाते हैं। ठीक है सर, ठीक है, इस पर आगे हम लोग अभी बात करेंगे, लेकिन कल से बिहार में एक अपराध की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और वाकई होनी भी चाहिए। चलते चुनाव में पॉलिटिकल मर्डर, और बिहार के चुनाव में कितना माफिया, जंगलराज सब कुछ कहा जा रहा था, अभी भी बिहार के चुनाव में वो कल्चर दिखाई दे रहा है। 24 घंटा भी नहीं बीता, इसका एक एग्जाम्पल दिख गया। कैंडिडेट जनसुराज का जो मरा वो समर्थक आरजेडी का था, आरोप जेडीयू के उम्मीदवार पर है और दुश्मनी आरजेडी के कैंडिडेट के पति से है। बताया जा रहा है कि पूरी लड़ाई जाति की थी। इलाका भूमिहार का है, 2 बाहुबली यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, अनंत सिंह और सूरजभान सिंह। भूमिहार है, सूरजभान सिंह की शायद पत्नी चुनाव लड़ रही है, पत्नी लड़ रही है, लेकिन दोनों बाहुबली हैं। और जिनकी हत्या हुई वो थे दुलार चंद यादव, वो भी बाहुबली हैं। इनका भी आपराधिक रिकॉर्ड है, ये पटना प्रशासन ने बताया, इनके खिलाफ भी मुकदमे थे, लेकिन ये प्रचार कर रहे थे जनसुराज के लिए। और जनसुराज का कैंडिडेट है धनुक जाति का, उनका नाम है पीयूष प्रियदर्शी। जातियां मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक बार सोचिए, आरजेडी और एनडीए के कैंडिडेट भूमिहार, दोनों बाहुबली, मरने वाला जनसुराज का समर्थक यादव, और कैंडिडेट जिसके लिए वो प्रचार कर रहा था, जिस झगड़े में मौत हुई, वो अति पिछड़ी जाति का, धनुक जाति का। आरजेडी की तरफ से यही प्रियदर्शी जो कैंडिडेट जनसुराज के हैं, जिनका समर्थक मारा गया है, इनको टिकट मिल गया था, माना जा रहा था, लगभग फाइनल कर दिया था तेजस्वी यादव ने। और पीयूष प्रियदर्शी के भावी प्रत्याशी वाले बैनर पोस्टर इलाके में लग चुके थे। और यहां तक कि तेजस्वी यादव जब बिहार में कलम बांटने के लिए पहुंचे थे, एक वीडियो आपको याद होगा ना, एक जगह उन्होंने ऐसे कलम फेंका था कि आप बंदूक नहीं, कलम चलेगी। वही इलाका है और वही ये पीयूष प्रियदर्शी है, लेकिन बाद में इनका टिकट कट गया। उस वक्त ये तेजस्वी यादव के साथ थे। अचानक आखिरी मौके पर, ये वो तस्वीर है जब ये इन्हीं के साथ, अब जो जनसुराज में चले गए, पहले इनके उम्मीदवार बनाकर के कलम बांट रहे थे। इनका टिकट कट गया, बीना देवी को सिंबल मिल गया, वो सूरजभान सिंह की पत्नी है। और यही टिकट कटने के बाद पीयूष जनसुराज के अंदर चले गए। प्रशांत किशोर ने उनको फौरन वहीं से उम्मीदवार बना दिया। और ये वजह है कि आरजेडी के नेता दुलार चंद और उनके समर्थन में लोग वहां पर थे, और जनसुराज उम्मीदवार होने के बाद भी उनके प्रचार में पहुंचे हुए थे। अब मोकामा में दुलार चंद यादव की हत्या को लेकर भारी हंगामा है। हत्या का आरोप जेडीयू के कैंडिडेट अनंत सिंह पर और उनके समर्थकों पर लग रहा है। खबर है कि दुलार चंद के पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है और शव के साथ समर्थकों की भारी भीड़ थी। ट्रैक्टर पर शव के साथ बाहुबली सूरजभान की पत्नी वीणा देवी भी मौजूद थी। अब हुआ यह कि अनंत सिंह का काफिला चुनाव प्रचार के लिए निकला हुआ था। एक इलाके में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, विवाद हो गया, अचानक गोली चल गई और गोली जनसुराज के इन कार्यकर्ता दुलार चंद यादव को लग गई और उनकी मौके पर यह मौत हो गई। जनसुराज के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि दुलार चंद को गोली मारने के बाद उनके ऊपर गाड़ी तक चढ़ाई गई और अनंत सिंह ये कहते हैं कि उनको बदनाम करने के लिए यह हमला उनके जो राइवल हैं आरजेडी के सूरजभान, उन्होंने करवाया है। हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि कासो गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट हो मांग रहा है, तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करने लगे। तभी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी हमारा पाछू रह गया। उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। बहुत हुआ, हम जो 40 गाड़ी आगू थे। अब पंजा कुल अंगड़ी में पहन लेता, रेलवे वाला कुल रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी। सूरजभान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरजभान का ही खेला है। तो उस मार्केट में दुलारचंद के पट्ठा रख लेता, दिन भर गाड़ी दबाना। सब सूरजभान का मतलब आरजेडी का किया धरा है ये। तेजस्वी यादव को मौका मिला, उन पर दिन रात जंगल राज का आरोप लगाते हैं। तेजस्वी यादव ने पूछा वो किस जंगल राज की बात करते हैं, ये है असली जंगल राज। आचार संहिता चल रही है, आचार संहिता है, चुनाव का समय है, फिर भी चुनाव के दौरान कैसे कुछ लोग जो है बंदूक गोली लेकर के घूम रहे, बंदूक गोली लेकर के कैसे ये लोग घूम रहे कुछ लोग। और आप देखिएगा प्रधानमंत्री जी 30 साल पुरानी बातें करते हैं। 30 मिनट पहले क्या हुआ, एक एएसआई की सिवान में गला रेत करके मार दिया गया और दुलार चंद यादव जी की हत्या मोकामा में कर दी गई। अब कैंडिडेट जिनके समर्थक थे ये, वो तो जनसुराज के प्रशांत किशोर के हैं। तो प्रशांत किशोर ने कहा कि असल मायने में जंगलराज कभी बिहार से गया ही नहीं था।
देखिए, जो खबर आई है उसमें जिन सज्जन की हत्या हुई है वो जनसुराज में आधिकारिक तौर पर नहीं है, लेकिन जनसुराज के जो वहाँ आधिकारिक उम्मीदवार हैं पीयूष जी, उनके साथ उनके समर्थन में वो लगे रहे हैं। और ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं बिहार में जिस जंगल राज की बात होती थी, जो बाहर लोग सुनते थे कि चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा होती है, वो कहीं ना कहीं उसी को दर्शाता है। चुनावी मतभेद होना, आरोप प्रत्यारोप लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन किसी की हत्या हो जाना, वो आदमी सही है गलत है, उसने क्या किया नहीं किया, वो बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र में हिंसा की जगह नहीं हो सकती। और किसी की हत्या हो जाना ये तो प्रशासन की और यहाँ पर जो लोग विधि व्यवस्था में लगे हुए हैं उनकी जिम्मेवारी है, और ये सीधा सीधा उनका फेलियर है। तो क्या कहेंगे समीर जी इसमें? और जैसे मैंने कहा कि एक तो दोनों बाहुबली हैं उस सीट से उम्मीदवार, आरजेडी और इधर नीतीश कुमार के, और यादव, भूमिहार, पिछड़ी जाति सब इन्वॉल्व। अब देखिए, अनंत सिंह के परिवार को आप टिकट देंगे और सूरज भान के परिवार के लोगों को टिकट देंगे, मतलब अनंत सिंह ने अपनी पत्नी का टिकट काट के खुद लड़े कि भाई पत्नी ने कोई काम नहीं किया, अब मैं यहाँ से विधायक बनूंगा। सूरज भान लड़ नहीं सकते थे तो उनकी पत्नी को टिकट दे दिया गया। जब दो बाहुबलियों को एक ही जगह आप टिकट देंगे तो वहाँ तो कोई फूलों की वर्षा तो होगी नहीं आपस में, वहाँ तो गोलियां ही चलना है। जो बाहुबली अपने जन्मदिन पे, अपने जेल से छूटने पे उनके समर्थक गोलियां चलाते हैं खुलेआम, वो प्रशासन मूक दर्शक बना रहता है। और वहाँ जब दो बाहुबली टकरा रहे, उनकी जब अब उनकी नज़रों में उनका सम्मान और वर्चस्व की लड़ाई है, तो गोली तो चलना स्वाभाविक थी। प्रशासन क्या कर रहा था? दरअसल प्रशासन को जब पता था कि दो इतने बड़े बाहुबली मोकामा में जब चुनाव लड़ रहे हैं तो निश्चित उनके पास असले होंगे, हथियार होंगे। असला कैसे है? चुनाव में सारा असला सब तो जाता है। ये वहाँ के अधिकारी को देखना है ना, कि वहाँ के एसपी को देखना है, डीएम को देखना है कि इस तरीके से लोग कौन है जो अवैध हथियार लेकर चल रहे हैं, गाड़ियों में हथियार लेकर चल रहे हैं। और जब इस तरह की स्थिति है तो मुझे लग रहा है कि जो प्रशांत किशोर ने कहा बिल्कुल सही है कि ये प्रशासन का पूरी तरीके से फेल्यूर है। और मुझे लग रहा है कि ये पार्टी को भी देखना चाहिए, कोई भी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो नीतीश कुमार की जेडीयू हो या कोई दूसरा पार्टी हो, आप अपराधियों को सिर्फ एक सीट जीतने के लिए कि वो एक विधायक बन जाएगा, आप घोषित अपराधी को टिकट देते हो, तो आप क्या संदेश देते हो कि भाई हमारे पास न हमारा चाल है, न चरित्र है, न चेहरा है, जो अपराधी होगा हमारे पास आई है, अगर आप में जीतने की क्षमता है तो आपको हम टिकट देंगे। सारे राजनीतिक दल इस एक रंग में लगे हुए हैं और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को उसका विरोध करना चाहिए था नीतीश कुमार को कि भाई एनडीए का अगर उम्मीदवार है तो इस तरीके से आप बचिए। तो क्या विरोध और कहां? और आपको अभी एक और बात बता दूं, घोषणा पत्र को लेकर जो चर्चा हो रही थी, इस घोषणा पत्र में जेडीयू की कोई भूमिका ही नहीं है। ये पूरा घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी ने बनाया और नीतीश कुमार ने कहा था कि भाई जो घोषणा पत्र बन रहा है उसमें मेरे जो 7 संकल्प है, कम से कम उसको तो जगह दे दो। अलग 7 निश्चय नहीं है इसमें, नहीं है 7 निश्चय जो मेरे है उसको आप अलग से कॉमन बना के दे दीजिए, तो वो भी उसमें उस तरीके से शामिल नहीं किए गए। तो ये पूरा जो घोषणा पत्र है भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के भविष्य के लिए और बिहार के वर्तमान के लिए, और मुझे लगता है आने वाले समय में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बिहार को ले जाना चाहती, क्योंकि 2047 विकसित भारत की बात प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, तो 2047 विकसित बिहार के लिए प्रधानमंत्री मोदी का जो विजन है उसको देख के यह घोषणा पत्र बनाया गया है। इसमें जनता दल यूनाइटेड की बहुत भूमिका नहीं है। तो मतलब जो कल से राहुल गांधी वगैरह सब कह रहे थे, ठीक ही कह रहे हैं ना, रिमोट तो मोदी जी के हाथ में है, नीतीश कुमार के। यही तो कहा कल राहुल गांधी ने। अब आप कह रहे हैं कि घोषणा पत्र भी नहीं है नीतीश कुमार का। मुख्यमंत्री क्या बनेगा, उसी का घोषणा पत्र होगा ना सर। अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। अच्छा, ये आगे बड़ी लंबी बात होगी, इस पर बहुत बयान है मेरे पास। मैं ये कहना चाह रहा था, अगर आप बिहार में शराब पीते हैं ना, होटल के कमरे में अगर आप शराब पी रहे हैं तो पुलिस आपके होटल का कमरा तोड़कर अंदर आ सकती है और आपको गिरफ्तार कर लेगी। और ऐसे कई वाक्य हुए हैं। और चलते चुनाव में आदमी हंसला लेके साथ में सड़क पे चल रहा है, तब वो पुलिस को नजर नहीं आया। गजब बात है। लेकिन अब जिसे कहते हैं क्या, आयरनी, डाइड मिलियन डेथ्स अंग्रेजी में कहते हैं। योगी जी का आज भी प्रचार है, गए हुए हैं, और योगी जी जंगल राज की बात ही करेंगे। जाएंगे तो वो जंगलों की यूएसपी है लॉ एंड ऑर्डर, तो उन्होंने जंगल राज की बात की। लेकिन आज दिन वो नहीं था। योगी जी की बात सुनिए। रघुनाथपुर में मैं इसलिए आया था क्योंकि एक खानदानी माफिया वहां पर फिर से कब्जा करना चाहता है। उत्तर प्रदेश में तो हमने बुलडोजर से रौंद रौंद करके इन माफियाओं की कचमूर निकाल करके उत्तर प्रदेश की धरती से जहन्नुम के रास्ते उनके खोल दिए हैं। लेकिन
हमारी सीता मैया से जुड़े हुए बिहार की धरती पर कोई मारिच और सुबाहु फिर से सिर न उठाना पड़े, उठा सके। तो सर क्या मुकामा में बुलडोजर चलेगा कहीं? नहीं, उनकी रैली में मेरे ख्याल से बुलडोजर लेके आए थे लोग दिखाने के लिए, जहां तक स्वागत उनका बुलडोजर से किया गया। लेकिन क्या बिहार में उनका बुलडोजर चलेगा नहीं, ये सवाल है। मैंने आपको पहले भी एक बार इसी शो में एक फिगर दिए थे कि जब पार्टियां जो हैं अपने, जैसे कि समीर जी ने भी कहा, जब लगातार अपराधियों को टिकट दे रही हूँ, इसमें भी है, इसमें बीजेपी और कोई जेडीयू पीछे नहीं है, उनके भी अच्छे खासे जो कैंडिडेट है उनका आपराधिक जो है पूरा इतिहास है। 65% बीजेपी ने जो है वो अपराधियों को टिकट दिया। तो फिर अगर आप अपराधियों को टिकट देंगे और फिर आप जंगल राज की बात करेंगे तो कौन विश्वास करेगा आप पे? ठीक है, अभी मैनिफेस्टो की भी बात, बहुत सारी बातें मैनिफेस्टो में, मैं तो ये भी मानता हूं कि सारी मैनिफेस्टो जो है इस वक्त वो मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का तरीका हो गया। दूसरा, एक मेरे को उस मैनिफेस्टो में एक बड़ी अजीब बात लगी, एक वादा किया है उस मैनिफेस्टो में कि 5 साल में बिहार में बाढ़ रहित कर देंगे। अब ये भी देखने की बात है। वैसे माना तो यही जा रहा है कि बीजेपी जेडीयू जो है वो अच्छा करेगी और चुनाव जीतेगी। तो अगर ये वादा किया है तो वो वादे निभाने के लिए भी कुछ कानून होना चाहिए। ठीक है, लेकिन प्रचार की अगर आप बात करें, देखें अलग अलग किस तरीके का कैंपेन चल रहा है दोनों में, वो बड़ा स्टार्क डिफरेंस नजर आता है। बिहार से जो लोग लौट के आ रहे हैं वो भी ये बात कर रहे हैं, बीजेपी किसी भी इलेक्शन में अपनी सारी मशीनरी का इस्तेमाल करती है, उसकी ये ताकत है, और कारपेट बॉम्बिंग कर दो, और ऐसी ताकत किसी और विरोधी के पास नहीं है। बिहार में भी बीजेपी ऐसा ही कर रही है। तमाम जातियों के नेताओं को किसी भी प्रदेश से लाकर के पूरी फौज बीजेपी ने बिहार में उतार दी, खास करके राजपूत नेताओं की। जाटव नेता ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, माइक्रो मैनेजमेंट के साथ कैंपेनिंग हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल नरोत्तम मिश्रा कहां के हैं? मध्य प्रदेश के। केशव मौर्य कहां के हैं? उत्तर प्रदेश के। एक पूर्व सांसद हैं संगम लाल, ये प्रधानमंत्री मोदी की कल की मुजफ्फरपुर की रैली की व्यवस्था देख रहे थे। 2 नवंबर को होने वाली प्रधानमंत्री के रोड शो का मैनेजमेंट दिल्ली से आशीष सूद मंत्री हैं, उनको दिया गया। रविशंकर प्रसाद और नितिन नवीन, ये दोनों बिहार के, ये उनके साथ होंगे। कुलजीत सिंह चहल दिल्ली के हैं, और सुरेंद्र नागर ये प्रधानमंत्री मोदी के इसी रोड शो के बाद होने वाली रैली देखेंगे। इससे पहले कुलजीत चहल, मध्य प्रदेश के मंत्री विकास सारंग और मयंक नायक, ये प्रधानमंत्री के छपरा वाली रैली का मैनेजमेंट देख रहे थे। तो ये बता कहां से नेताओं को ला रही है। भोजपुर में बृजभूषण शरण सिंह, वो उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है। यूपी विधान परिषद के सदस्य रामचंद्र प्रधान, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी, राजस्थान के विधायक कुलदीप जाखड़, बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री संगम लाल गुप्ता, पूर्व विधायक ममतेश शाक्य, सत्यप्रकाश जरावता, ऐसे नेताओं को बिल्कुल माइन्यूट मैनेजमेंट संभालने की जिम्मेदारी बीजेपी ने दी है। अब इसके सामने देखिए तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जहां प्रचार में जाते हैं, पहले उड़ने से पहले तस्वीर खिंचाते हैं। मैंने पहले भी आपको, जब फर्स्ट डे कैंपेन पे निकले थे तो एक तस्वीर उनकी हमने आपको दिखाई थी। ये तस्वीर, ये आज की तस्वीर है, पहले वाली दिखा दीजिए। पहले वाली तस्वीर में वो खुद, उनके अलावा वीआईपी पार्टी वाले थे, आपको वो दिखाई दे रहे थे। इनके अलावा एक गुप्ता जी आईआईपी पार्टी वाले थे, और तीसरे इनके मुसलमान एमएलसी थे। अब जो गए हैं प्रचार में, उसमें जो सेल्फी खींच रहे हैं व्यक्ति, जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इनके एससी सेल के अध्यक्ष हैं बिहार के, तेजस्वी यादव के। तो तेजस्वी यादव यूं जातियां दिखाते हैं कि मेरे साथ कौन कौन जो है वो है, और वो जरूरत के हिसाब से हेलीकॉप्टर जिस सभा में जा रहा है, वहां कौन सी जाति के चेहरे की जरूरत है, उसको हेलीकॉप्टर में बिठाकर उसकी तस्वीर खिंचवाई जाती है। त्रिपाठी जी, अब लेकिन तुलना नहीं की जा सकती दोनों कैंपेन्स की। मुझे लगता है कि देखिए, ये तो अपनी अपनी स्ट्रेंथ का जो एक शब्द होता है अंग्रेजी में, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, तो वो करना है। तेजस्वी का संकट क्या है, आप इसको समझिए। तेजस्वी अगर अपने से कैंपेन चला पा रहे होते, अपनी कैंपेन चला पा रहे होते, तो आज वो ज्यादा बेहतर स्थिति में होते। उनकी मुश्किल ये है कि बीच बीच में उनको राहुल जी के साथ आना पड़ता है। बीच बीच में राहुल जी आते हैं, पूरा एजेंडा डिरेल करके और दिल्ली वापस लौट आते हैं। उनको पटना में रहना है। बिहार का चुनाव तेजस्वी तो समझ रहे हैं कहां क्या मुश्किल है। आप उनकी दूसरी बातों पर, उनके समर्थकों का आक्रामक हो जाना, पुराना जंगल राज, वो सब छोड़ दीजिए, तो तेजस्वी अपने तय बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। मैं लगातार देख रहा हूं, बीच के कुछ एक कभी कभी भाषा गड़बड़ाती है, नहीं तो आमतौर पर वो बहुत गंभीरता से करते हैं। उसका एक हिस्सा यह भी है कि जो माई समीकरण कहा जाता है, जिस माई समीकरण से ईबीसी और दलित, वो डरता है। ये मतलब इसकी चर्चा कम होती है, लेकिन उस माई समीकरण से ईबीसी और दलित यानी गैर यादव ओबीसी डरता है।
उसको कैसे संदेश देना है। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव बेहतर काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है, बहुत बड़ा एकदम जिसको कहें कि उनके पास देश के हर हिस्से से लोग हैं, उत्तर प्रदेश के मंत्री, पूर्व मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इतना बड़ा है कि वो संदेश देने में उस लिहाज से ज्यादा कामयाब होता है। लेकिन तेजस्वी का भी काम अपने तहीं बेहतर है। बिहार के प्रचार की हम बात कर रहे हैं और राजनीतिक पार्टियां वोटरों को मनाने के लिए जो हथकंडा चाहे वो अपना रही हैं। अब गृहमंत्री अमित शाह की बात आपको मैं सुनाता हूं। वो बिहार के दोनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी इनके लिए कल कैंपेन करने के लिए गए थे। वहां जाके उन्होंने कुछ बड़े स्टेटमेंट दिए। तारापुर की सीट है सम्राट चौधरी की। ये सीट नहीं थी पहले बीजेपी के पास, ये सीट सर जेडीयू के पास थी या जेडीयू के पास थी? तो जेडीयू से सीट ली गई और अपनी डिप्टी सीएम को दी गई। तो अमित शाह ने वहां पर वोट मांगा और लखीसराय गए थे विजय सिन्हा के लिए, वहां पर उनके लिए वोट मांगा। दोनों जगह बात एक कही, लेकिन दम एक में ज्यादा था। क्या बात थी? वो जब गए तारापुर की सीट पर सम्राट चौधरी के लिए कैंपेन करने के लिए, तो वहां उन्होंने कहा देखिए हमने तो आपको बना बनाया उप मुख्यमंत्री दिया, उप मुख्यमंत्री हैं तो मैं तो आपको बना बनाया उप मुख्यमंत्री दे रहा हूं, अब आप इनको जिताने का काम कर दो और मोदी जी इनको बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे। तो फिर उसके बाद लोग पूछ रहे हैं भाई डिप्टी सीएम से बड़ा आदमी क्या होता है? और यही बात उन्होंने कही विजय सिन्हा जी की रैली में जाकर के भी कि आप इनको जताओ और इनको बड़ा आदमी हम बनाएंगे। तो कितने बड़े आदमी बनेंगे और ये बड़े आदमी की बड़ी पोस्ट होगी क्या, इसकी बात हो रही है। तो सुनिए आप सम्राट चौधरी के लिए क्या कहा अमित शाह ने। सम्राट चौधरी यहां से विधायक बनकर जब पटना जाएंगे, मैं अभी बिहार में हर जगह जा रहा हूं, जहां जा रहा हूं वहां लोग कहते हैं कि साहब हमारे विधायक को मंत्री बनाने की काम करिएगा, मगर हमने तारापुर वालों आपको तो बना बनाया उप मुख्यमंत्री दे दिया है, उप मुख्यमंत्री। और आप भरोसा रखिए सम्राट जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए, मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा आदमी बनाएंगे। अच्छा, ये अमित शाह जी का स्टाइल है, ये ऐसा वो कई इलेक्शंस में कर चुके हैं। अब कितनों को बड़ा आदमी बनाया ये अभी आपको समीर जी बताएंगे। लेकिन अमित शाह जी की इस बात को तुरंत लपका कांग्रेस पार्टी ने। पवन खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, रिपोस्ट किया इस पोस्ट को और कहा कि भाई डिप्टी सीएम से बड़ा तो सीएम ही होता है। नीतीश कुमार जी सुन रहे हैं ना? तो सर बड़ा आदमी बनाएंगे इनको भी, विजय सिन्हा जी को भी, और कितना बड़ा आदमी बनाएंगे? नहीं, अब अमित शाह जी ने कहा है तो कोई भारतीय जनता पार्टी की कोई प्लान होगा कि भाई चुनाव के बाद क्या करना है। और अमित शाह जी ने जो जो कहा है मुझे लगता है वो भारतीय राजनीति में हुआ है। देखिए जब विजय रूपाणी जब भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के अध्यक्ष थे तो प्रधानमंत्री ने उनकी तारीफ की, अमित शाह जी ने उनकी तारीफ की कि रूपाणी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और भविष्य में बड़ी जिम्मेदारी के लिए पार्टी उनको देखती है कि वो गुजरात में बड़ी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। बाद में मुख्यमंत्री बने। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुए तो देवेंद्र फडणवीस के लिए ये कहा चुनाव परिणाम के बाद कि भाई प्रधानमंत्री मोदी ने जब विजय के बाद भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में कार्यकर्ता को संबोधित किया था तो प्रधानमंत्री मोदी ने देवेंद्र फडणवीस को अपना परम मित्र बताया था, तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए। तो मुझे लगता है ये स्पेसिफिक डायलॉग इनको मोदी जी बड़ा आदमी बनाएंगे, ये भी बोला है उन्होंने कई बार। लग रहा है शायद छत्तीसगढ़ में भी बोला था या ओडिशा में बोला था, शायद चौधरी के लिए बोला, मोहन मांझी के लिए बोला और नरेंद्र मोदी ने स्वयं शिवराज सिंह चौहान के लिए बोला। उन्होंने कहा कि हमारे पुराने साथी हैं, अब हम इनको और बड़ी भूमिका देंगे। कांग्रेस तो सवाल ही तो लगभग सब जगह है। कांग्रेस सवाल ठीक पूछ रही है, तो डिप्टी सीएम से बड़ा आदमी क्या बनेगा? सीएम ही बनेगा ना। निश्चित रूप से मुझे लग रहा है इस समय अमित शाह जी ने कुशवाहा कम्युनिटी को मैसेज भी दिया सम्राट चौधरी को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से आरजेडी ने कुशवाहा उम्मीदवार बहुत ज्यादा उतारे और कहा जा रहा था कि भाई कुशवाहा का बड़ा वोट बैंक जो शिफ्ट होने जा रहा है, तो मुझे लग रहा है संदेश देने की कोशिश की है। और निश्चित रूप से अमित शाह जी के इस बयान के बाद नीतीश कुमार परेशान तो होंगे। नीतीश कुमार जी का और सीएम वाला तो मुझे पता नहीं पवन खेड़ा साहब क्या करें, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि अमित शाह जिस पर हाथ रख देते वो बड़ा आदमी तो बन ही जाता है पार्टी में। बिहार में बीजेपी के नुमेरो उनो सम्राट चौधरी हो गए क्या? देखिए अभी तो हमने चर्चा की आधा घंटा, उन्होंने ही पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनडीए का घोषणा पत्र पढ़ा। एनडीए का जो समीर जी ने बताया, सॉरी माफ कीजिए, बीजेपी का जो घोषणा पत्र था वो सम्राट चौधरी जी ने पढ़ा है। मुख्यमंत्री जी जिनको पढ़ना था, जिन्होंने पहले भी नहीं पढ़ा न बाद में पढ़ा, बनने के वक्त भी नहीं पढ़ा तो वो अब वहां पर सम्राट चौधरी जी को ये भूमिका दी गई ना। नहीं तो कोई भी यदि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए करना था तो प्रवक्ता भी कर सकते थे, रविशंकर जी भी कर सकते थे, बड़े नेता हैं। लेकिन वहाँ सम्राट जी ने पढ़ा है और एक मैसेज होता है लोगों में उत्साह देने के लिए, कार्यकर्ता को बनाने के लिए कि भाई ठीक है
अब वहां पर क्या बोलेंगे उनको कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर से बड़ा आदमी बनाएंगे तभी होगा। नेता अपने कार्यकर्ता को, अपने छोटे नेता को बड़ा आदमी बनाने की बात करता है तो कार्यकर्ताओं में भी उत्साह होता है और नेता में भी उत्साह होता है कि ठीक है, जब तक चुनाव है तब तक तो नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि ये सीट जेडीयू के पास थी, मैंने खुद फोन करके ये सीट खाली करवाई है, ये भी बोला। जेडीयू में भी इसके बाद उत्साह होगा। सीट भी ले ली और अब कहना बड़ा आदमी बनाएंगे। तो देखिए, राजनीति में अलग अलग बातें की जाती हैं। मैंने तो वो भी नज़ारा देखा है कि जो प्रधानमंत्री हैं वो खट्टर साहब के साथ मोटरसाइकिल में बैठ के जा रहे हैं और उसके बाद वो मुख्यमंत्री नहीं रहे। उससे जस्ट पहले रैली में तारीफ की थी, वही बताया था कि मोटरसाइकिल जाते थे। तो मुझे तो ये राजनीति में अलग अलग बातें करना और एक्चुअल क्या होता है ये बहुत फर्क है। यहाँ पर सम्राट चौधरी, नेचुरली ये बात हो सकती है कि जब ये बात हो, जो कि लगता भी है कि अगर नतीजे किसी तरह के हुए जिसमें जेडीयू जो है उसने बेहतर नहीं किया और बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करेगी तो नेचुरली सम्राट चौधरी एक चॉइस हो सकता है। सम्राट चौधरी, लेकिन अभी तो परसों तो अमित शाह जी ने कहा था कि अभी कोई वैकेंसी नहीं है, अभी नहीं है ना, सीएम के लिए और पीएम के लिए। अभी देखिए चुनावों के बाद इस वक्त बिहार में अगर आप कहें ना सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, कई लोग रिपोर्टर वगैरह, आप सोशल मीडिया पर सब अपने अपने आंकलन भी डाल रहे हैं। एक बात कॉमन है, सेंटर फिगर नीतीश कुमार है। सेंटर फिगर नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे, नीतीश कुमार को कंटिन्यू करना है कि नहीं कंटिन्यू करना है। हर चीज इर्द गिर्द घूम रही है नीतीश कुमार की। अब राबड़ी देवी हो, तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, ये सब भी तो अपनी रैलियों में यही कह रहे हैं कि बीजेपी इनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएगी। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है नीतीश कुमार की। राबड़ी देवी जी उन्होंने भी ये कहा कि नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। नीतीश जी को लगता है कि मुख्यमंत्री बनाएगा इस बार? नहीं बनाएगा। अब लाजल लिहाजा बनावे चाहे ना बनावे, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा, पहले ही से हवा है। एक्स सीएम जिनको 20 साल से सत्ता से दूर रखा हुआ है, उनसे पूछा जा रहा है नीतीश जी को सीएम बनाएगी बीजेपी की नहीं बनाएगी। उनको क्या कहना चाहिए आपके हिसाब से? कहना चाहिए ऐसा आदमी तो डिजर्व ही नहीं करता, उनको तो मुख्यमंत्री होना ही नहीं चाहिए, वो मुख्यमंत्री है ही नहीं, मुख्यमंत्री के तौर पर कोई काम नहीं किया ना। उनको ये बात पुश करनी है कि नीतीश कुमार अब आगे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ये आप सोचिए, नीतीश कुमार पर कोई हमला नहीं है, हमला बीजेपी पर है। अखिलेश यादव भी यही बात कह रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं चुनावी दूल्हा हैं नीतीश कुमार, केवल चुनाव के दूल्हा हैं, चुनाव के बाद नहीं रहेंगे। जितने विपक्ष के लोग हैं वो सब मंचों से कह रहे हैं कि केवल नीतीश कुमार जी को चुनाव के लिए रख रहे हैं आगे, चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। और आप पूछ भी सकते हैं किस आधार पे ये बात कह रहे हैं आप? सर आपने महाराष्ट्र में क्या हुआ, अखिलेश जी महाराष्ट्र में क्या हुआ और दूसरे प्रदेशों में भी हुआ, जिनके नाम पर जीते उन्हें वो मुख्यमंत्री नहीं बने। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कोई और बना। तो भारतीय जनता पार्टी केवल उनको सामने रख रही है और वो बीजेपी के दूल्हा जरूर हैं, लेकिन वो केवल चुनावी दूल्हा हैं, पद के लिए दूल्हा नहीं है वो। तो हर विपक्ष के नेता के मुंह में एक ही बात, नीतीश नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री। जी अखिलेश जी भी आ गए इसमें। नहीं, एक तो ये है कि मतलब अखिलेश जी को बात करते हुए शिवपाल जी को थोड़ा फ्रेम से हटा देना, वो अच्छा नहीं लगता। बैठे थे वो। हाँ, वो अच्छा नहीं लगता कि दिखाने के लिए किसी को, या के नीतीश जी 20 साल के मुख्यमंत्री, पीछे शिवपाल बैठे हुए, घर ही पटका पटकी किए, पिता को अपमानित किया, वो लोग कह रहे हैं कि किसको बनाएंगे। मतलब कोई कहे भी तो समझ में आए ना। वो तेजस्वी बताएंगे जिनसे अपना भाई तक नहीं संभला तेज प्रताप, वो तेजस्वी बताएंगे कि नीतीश जी का सम्मान हो रहा है या नहीं हो रहा है। 20 साल से 3 साल उनके साथ, 17 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं। विपक्ष को बताना चाहिए ना कि इसका मतलब नीतीश जी ही राज्य के सबसे बेहतर मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। जब आप ये कहते हैं तो इसका सीधा सा मतलब आप बताइए ना, पार्टियों का अपना प्रत्याशी तय करना, तय न करना, वो एक रणनीतिक होता है, वो हर जगह हम लोग कहते हैं। और मैं तो निजी तौर पर ये बार बार कहता हूं, फिर से दोहरा रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि अब नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए या बनेंगे। मतलब मेरी अपनी राय है, ये सबको लगता है। विपक्ष इस चक्कर में क्या अपना प्लॉट सचमुच लूज करता जा रहा है क्या? वो तेजस्वी हमारे मुख्यमंत्री पद के मजबूत दावेदार हैं ये कहने की बजाय आपने नीतीश को क्यों नहीं बनाया, ये वाला फॉर्मूला चला रहा है। ये खतरा भी होता है कई बार जब आप इस तरह से बात करते हैं ना। और देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, बिहार में एनडीए गठजोड़ जिस तरह से काम कर रहा है, नीतीश जी की पिछली बार 43 सीटें रह गई, उसकी अलग अलग वजहें थी, चिराग थे, सब एक साथ मिल रहे हैं, कोई कह रहा है इस तरफ है उस तरफ है, बहुत से लोग बहुत बता रहे हैं।
लेकिन जो वर्ग प्रशांत किशोर के पास जा रहा था, नीतीश कुमार का ये जो चल रहा है, उसमें वो वर्ग लौट के भारतीय जनता पार्टी और नीतीश के पास नहीं आएगा, इसकी क्या गारंटी है? और हो सकता है कि नीतीश को और ज्यादा ताकत से लोग दें। और आप देखें, मेरा अनुमान अब ये लग रहा है कि भाजपा और नीतीश मिलकर ही आसानी से पूर्ण बहुमत के पार जाएंगे। मुझे कल से दो लोग बड़े मजे से दो लोग ये बात कहने वाले मिल चुके हैं कि इस चुनाव में हैरान मत होइएगा अगर सबसे अच्छा नीतीश कुमार कर जाए, सबसे अच्छा, स्ट्राइक रेट में भी सबसे अच्छा। उनको सहानुभूति का वोट भी है, उनको ये वोट भी है कि गड़बड़ नहीं कर देना है, अति उत्साह में आकर के हम इधर चले जाएं या कहीं उधर चले जाएं, कुछ बदलने के चक्कर में गड़बड़ नहीं होना है। महिलाओं का वोट। जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि नीतीश जी की पार्टी इस बार बहुत अच्छा करेगी, आप लोग चौंक जाएंगे। ये बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इसको यदि पार्टी की स्ट्रेटेजी के तौर पे देखें एनडीए के, तो एक बेहतर तरीके से भी हो सकता है कि मान लीजिए नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होते, अनाउंस होता, तो फिर पूरा कैंपेन क्या होता अपोजिशन का कि वो एंटी इनकम्बेंसी का, कि नीतीश कुमार की सरकार ने कितना खराब काम किया है 20 साल में। अब वो इशू खत्म हो गया ना। जब राबड़ी देवी कह रहे नीतीश कुमार को नहीं बनाएंगे, मतलब बनना चाहिए, या उनके खिलाफ, जो आपने सवाल सही किया, तो भाई ये पूछना चाहिए ना कि नीतीश कुमार को क्यों बनाना है, उनको तो बनना ही नहीं चाहिए। तो आज वो सवाल कोई नहीं कर रहा है कि 20 साल के एक इनकम्बेंसी जिस पर होनी चाहिए, एंटी इनकम्बेंसी, वो इस सरकार के खिलाफ खड़ी नहीं हो रही चुनाव में। ये पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी भी हो सकता है कि इस तरह से आप करें कि नीतीश कुमार, अब चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार जी को बनाएंगे। कैसी स्ट्रेटेजी है, मैं एक छोटा सा बोल, कैसी स्ट्रेटेजी है? नीतीश कुमार ने जब भी पलटी मारी तो वो मुख्यमंत्री पद के लिए मारी। ऐसे में उस आदमी को आप संशय में डाल देंगे बातें करके, तो आपको क्या लगता है उसकी मनस्थिति क्या है? अब ड्राइंग रूम में क्या बोला, आदमी संशय में है या संशय में आदमी के सामने खड़े आदमी? सवाल तो ये है कह रहा, उनको तो कह रहा, आदमी अगर संशय में होता तो कैसे एक साथ सारे काम कर रहे होते? देखिए अभी तो क्योंकि डिक्लेयर नहीं है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, और ऐसे में ऐसा कैसे कहा जा सकता है कि बीजेपी की अच्छी स्थिति हुई, और ऐसे में भी जो पार्टी जो है 20 साल से अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई या बाकी सब नहीं कर पाई, उसका जो कैडर है, उसके जो लोग हैं, वो क्या सोचेंगे? नहीं, तो इसीलिए तो ना, ये तो 2020 से ही ये आ गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, और यही तो जिसको कहते हैं ना कि ये जोखिम भरा है। लेकिन रणनीति के तौर पर आप देखिए कि जो भारतीय जनता पार्टी का वर्कर था, इसको आप यूं देखिए, बहुत से लोग कह रहे थे कि अच्छा बीजेपी वाले जो निराश हैं नीतीश के पीछे पीछे प्रशांत किशोर के साथ चले जाएंगे, या जो एक वर्ग है जो कहता कि अच्छा ठीक है बीजेपी यही करेगी तो हम आरजेडी के साथ चले जाएंगे, अब वो लोग लौट के इधर आ सकते हैं। ये जो बात ये कह रहे हैं बिल्कुल। और मैं आपको इसमें और बात बताता हूं, बिहार की इस वक्त पॉलिटिक्स में यूथ जो है वो बाकायदा जेडीयू से अलग हो रहा है, अलग महिलाएं हैं, ये यूथ बता बिल्कुल अलग हो रहा है। सर्विस में आता है कि ज्यादातर वो तेजस्वी यादव को पसंद कर रहे हैं, खासतौर पर फर्स्ट टाइम वोटर का एक झुकाव उधर है, ये बात सही में बात हमारी। लेकिन कई बार हमने यहाँ पे चर्चा की है, जैसे प्रदीप गुप्ता जी सिफोरोजिस्ट हैं, उन्होंने बार बार ये थ्योरी दी कि बीजेपी एक वर्ग है जो बीजेपी का सरकार, बीजेपी का मुख्यमंत्री चाहता है बड़ी प्रमुखता के साथ। लोग ये भी कहते हैं कि जेडीयू बीजेपी के गठबंधन में बीजेपी का वोट उतना स्मूथली ट्रांसफर तेजस्वी नीतीश कुमार को नहीं होता जितना उनका वोट बीजेपी को मिल जाता है। लेकिन इस चुनाव में ये फीलिंग अगर थी तो ग्राउंड पर पहुंचे लोग ये बता रहे हैं कि बीजेपी समर्थकों को भी ये लग रहा है कि ऐन वक्त पर जाते जाते हो जाता है ना कि गड़बड़ मत कर देना, कहीं पलट उल्टा ही ना हो जाए। तो उस शायद वो घड़ी आ गई है, और इसलिए वो नीतीश कुमार को ही सामने रखकर ठीक चल रहा है, ऐसे ही चलाते रहो, ये एनडीए कैंप के समर्थक वर्ग की भावना बनती जा रही है, ऐसा लोग बता रहे हैं। अब जैसे एक चीज और आपको याद होगा, रमन सिंह जब मुख्यमंत्री होते थे छत्तीसगढ़ के, तो कभी कभी कोई स्कीम किसी नेता के साथ ऐसी चिपक जाती कि वो टैगलाइन बन जाती है, उनको शायद चावल वाले चावल बांटने सबसे पहले उन्होंने। ऐसे जेडीयू वाले क्या प्रचार कर रहे हैं इस वक्त? जेडीयू के लोग ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लोग जो हैं बिहार में कुंटलिया बाबा कहते थे, ये कुंटल राशन बांटते थे, कुंटल राशन। लेकिन अब सब लोग कह रहे हैं 10,000 बाबा, 10,000 बाबा, ये 10,000 दे दिया, 10,000 रुपया डालने वाला बाबा। अब आप लोगों के सामने जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष और बिहार सरकार में लगातार मुख्यमंत्री जी के साथ चलने वाले हम लोगों के आदरणीय संजय झा सर आएंगे और आप लोगों के बीच अपनी बातों को रखेंगे। हम लोगों के नेता बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी
यहाँ के लोकप्रिय सांसद कौशलेंद्र जी और यहाँ के लोकप्रिय विधायक और एनडीए के प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी, हम लोग लगातार मुख्यमंत्री जी के साथ चल रहे हैं। मैं मिथिला से आता हूं, मेरा जिला मधुबनी पड़ता है। अब पूरा मिथिला में मुख्यमंत्री जी को पहले कुंटलिया बाबा से जाना जाता था कि जब बाढ़ आता था तो आपदा में हर एक घर में 1 क्विंटल अनाज पहली बार जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो पूरे मिथिला एरिया में जाने लगा, तो लोग कुंटलिया बाबा से जानने लगे। अब मुख्यमंत्री जी को लोग जानते हैं। अभी गए थे दरभंगा, समस्तीपुर, तो अब मुख्यमंत्री जी को लोग बोलते हैं कि अब 10 हजरिया बाबा है। राहुल जी, बात सही है क्या? बिल्कुल। देखिए, जो ये 10,000 रुपए महिलाओं को दिए गए हैं, उसके कारण एक महिलाओं का जो वोट है ना, वो पूरी तरह सॉलिडली जो है जेडीयू के पक्ष में दिखाई देता है वहां पर। अब महिलाएं कितनी वोट डाल पाएंगी, क्योंकि ऐसी भी मैंने बाइट्स बहुत सुनी लोगों की, जो पुरुष हैं वो कह रहे हैं कि मैं जाने ही नहीं दूंगा पत्नी को। अब ये अजीब स्थिति है, लेकिन हाँ, अगर महिलाओं का वोट वहां पे हुआ तो ये, जैसे मैंने शुरू में कहा था, बीजेपी और जेडीयू काफी मजबूत स्थिति में। अब सर, आप हाल फिलहाल के सालों के चुनाव ये बताते हैं कि कई बार अक्सर महिला वोट ज्यादा पड़ता है। बिल्कुल, पुरुषों से ज्यादा वोट पड़ता है। बिहार में ये ट्रेंड बढ़ा है, बिहार में तो खासकर, और पलायन वजह हो। चीफ मिनिस्टर कहाँ बनता है? मेरे को आपने ऐसा कर दिया, मैं मध्य प्रदेश पहुंच गया। अब वो इतने पॉपुलर मामा थे और उनसे ज्यादा पॉपुलर महिलाओं में कोई नेता ही नहीं रहा। अभी तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जिता दिया ना। हमने कहा बीजेपी और सीएम की बात, हमने कहा बीजेपी और जेडीयू जीतेगा, सीएम की बात ही नहीं की। नीतीश के साथ एक चुनाव तो नीतीश जी भी जिता देंगे, बात तो सीएम की हो रही है ना सर। आप फिर उनको जोड़ रहे हैं, और यदि आप शिवराज जी के साथ हाँ कर रहे हैं तो फिर नीतीश जी परेशान होंगे। देखिए सर, भारतीय जनता पार्टी की भी बहुत मजबूरी रहेगी नीतीश कुमार को, बिना भरोसे के नीतीश कुमार को आप हटा नहीं सकते, क्योंकि केंद्र में 12 सांसदों का समर्थन भी है नीतीश कुमार वो का। भी बात है। आज वैसाखी के साथ आप जुड़े हुए, आप ये नहीं है कि आपको पूर्ण बहुमत की सरकार है। अगर आप नीतीश कुमार को साइड में करते हो तो आपको भरोसे में लेके ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नीतीश कुमार पलटी मारेंगे तेजस्वी के साथ तो फिर केंद्र की सरकार का क्या होगा? 12 सांसदों का समर्थन टिका, तो केंद्र की सरकार भी देखना है, नीतीश कुमार को भी संभालना है, तो नीतीश कुमार को भरोसे में लेके ही निर्णय होगा। नीतीश कुमार खुद आकर कहते हैं कि ठीक है। मैं हरिवंश जी चले गए थे ये राज्यसभा का उपाध्यक्ष, उपसभापति का पद छोड़कर, ऐसे मुझे याद नहीं है। नहीं, वो बने हुए हैं, अभी भी बने हुए हैं, और तो कोशिश है कि वो फिर बन जाए। उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है इसमें। ये बात क्यों बार बार कह रहे हैं कि नीतीश जी की सहमति नहीं होगी? मुझे तो हर बात में नीतीश जी की सहमति दिख रही है, और किसी भी जगह ये बड़ा स्वाभाविक सा है। एक समय में नीतीश जी जो कहते थे सुशील मोदी सब कुछ उन्हीं के हिसाब से करते थे। नीतीश जी की सहमति है या पावर ऑफ अटर्नी है किसी के पास? 29 सीटें नीतीश जी की सहमति है। 29 सीटें नीतीश जी की सहमति से मिली। आप इसको यूं समझिए ना कि भाई, जब नीतीश जी वहां मुख्यमंत्री के तौर पर रहते थे, उनके उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी रहते थे, तो सुशील मोदी जी बड़े नेता हैं और बहुत काम उन्होंने किया है, लेकिन बाद में लोग कहते थे कि भाई वो भाजपा के लिहाज से कम, नीतीश जी के लिहाज से ज्यादा। सर, भाजपा ने सुशील मोदी जी का क्या किया? अच्छा, आगे मैं आपको एक खबर दिखाता हूं। और असदुद्दीन ओवैसी अभी तक ये कह रहे थे 3% वाला मल्ला उप मुख्यमंत्री बनवा लेगा अपने आप को, तुम 18% वाले क्या कर रहे हो मुसलमान? अब वो उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री पर आ गए। कहा उप मुख्यमंत्री भी क्यों, मुख्यमंत्री क्यों नहीं? यादव से ज्यादा हो ना, 18% हो, 15% यादव है, मुख्यमंत्री क्यों नहीं होना चाहिए मुसलमान बिहार का? सुनिए। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो बताओ मेरे अमूर की जनता, क्या अब्दुल्ला का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? बताओ, क्या मोहम्मद का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता बिहार का? क्या अबू बकर का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? क्या फातिमा का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? तो ये लड़ाई मुख्यमंत्री बनाने की है। अब असदुद्दीन ओवैसी उप मुख्यमंत्री पर राजी नहीं होगा, मुख्यमंत्री होगा सीमांचल का। जय बात, बोलिए विजय जी, आपका डायलॉग वही वाला हो जाए फिर से। हाँ, बनता है। नहीं, हर्ष जी ने याद दिलाया कि भाई मन के लड्डू थोड़े क्यों, और थोड़े हो तो फीके क्यों। हाँ, जब बात ही हो रही है तो उप मुख्यमंत्री क्यों बनाए, मुख्यमंत्री बनाया जाए, ठीक बात है। फिर हर्ष जी कहेंगे भाई ये तो पक्का तय है, अखिलेश समाजवादी पार्टी में अखिलेश जी बनेंगे, आरजेडी में तेजस्वी बनेंगे। कोई एनडीए तो है नहीं कि जहाँ पता नहीं कि कौन बनेगा। ये ठीक बात है। ये ठीक बात है। तो अभी मुझे भी याद आ गया, कुछ दिनों पहले ट्विटर पर एक बहुत सीनियर, आप सबके हम सबके सीनियर, उन्होंने लिखा था
कि मुझसे किसी ने पूछा क्या इस देश में कोई मुसलमान मुख्यमंत्री बन सकता है क्या, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। ये तो कई जगह पर वहाँ जो आबादी ज़्यादा है वहाँ की गैर आबादी वाला नहीं बनता। वैसे उदाहरण के लिए बिहार में ही कांग्रेस पार्टी मुस्लिम मुख्यमंत्री बने। बिहार में रहे, उत्तर प्रदेश में रहे, राजस्थान में रहे, इसीलिए सीधे सीधे कह रहा हूँ कि ये कहना, देखिए एक बात और मैं कह दूं, भाजपा और कांग्रेस, भाजपा मुसलमान नहीं बनाएगी, लेकिन भाजपा और कांग्रेस में ही गुंजाइश है कि कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। बाकी सब आप सब दूसरी आरजेडी में समाजवादी पार्टी में या ऐसी पार्टियों में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं परिवार। भाजपा और कांग्रेस यही दोनों सबको बना सकती हैं। भाजपा मुस्लिम को नहीं बनाएगी, लेकिन हाँ कांग्रेस का अगर कल हो जाए तो कांग्रेस मुसलमान को मुख्यमंत्री बना सकती। भाजपा में तो चॉइस ही नहीं है ना, उन्होंने टिकट ही मुसलमानों को नहीं दिया। हाँ ठीक है, वो मतलब आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान तो अब युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार ही है, क्योंकि सरकारी ने कह रखा है ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 कब शुरू हो जाए ये कोई नहीं जानता। और आप ये भी जानते हैं कि हिंदुस्तान अब एक रियल वॉर फ्रंट पर लड़ने की तैयारी कर रहा है। राजस्थान में बीकानेर में भारतीय सेना की वॉर एक्सरसाइज चल रही है। महाराजा फील्ड फायरिंग रेंज में इंडियन आर्मी ने इस दौरान आधुनिक हथियारों, ड्रोन, टैंकों, मिसाइलों सबकी ताकत देखी। इंटीग्रेटेड फायरिंग एक्सरसाइज की प्रैक्टिस के दौरान सेना यह मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि वो किसी भी हालत के लिए तैयार है। सेना ने हवा जमीन से मार करने वाले अस्त्र शस्त्र उनको चेक किया, टैंक, मिनीगन, गोला बारूद सब कुछ देखा। इससे दुश्मन के ठिकानों पर कैसे टारगेट किया जाएगा सटीक निशाना लगा करके देखा गया। दक्षिण पश्चिमी कमान के जनरल, हमारी साउथ वेस्टर्न कमांड है आर्मी की, उसके जो ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह, उन्होंने कहा कि एक मॉडर्न वॉरफेयर को देखते हुए हमारी ट्रेनिंग 70% दिन में रात के समय में होती है और 30% दिन में होती है। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर की 4 दिन की लड़ाई जो थी ज़्यादातर रात में लड़ी गई थी। अब लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने यह भी कहा कि अब हम अनआर्म्ड वॉरफेयर की दिशा में काम कर रहे हैं, जहां ड्रोन्स, सेंसर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इससे डिसीजन मेकिंग होगी और एक्यूरेसी ये भी बढ़ेगी। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर करारा प्रहार किया। गुजरात के रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान और आतंक के आकाओं को भारत की असल ताकत अब पता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने देखा है कि आज अगर कोई भारत पर आंख उठाता है तो उसे भारत घर में घुसकर मारता है। पाकिस्तान और आतंक के आकाओं को भी पता चला है कि भारत की असली ताकत क्या है। ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने देखा है, आज अगर कोई भारत पर आंख उठाता है तो भारत घर में घुसकर मारता है। हर बार भारत का जवाब पहले से बड़ा होता है, पहले से ज्यादा निर्णायक होता है। ये भारत के दुश्मनों के लिए एक संदेश भी है। ये लौह पुरुष सरदार पटेल का भारत है। ये अपनी सुरक्षा और सम्मान से कभी भी समझौता नहीं करता है। ये प्रधानमंत्री की बात आपने सुनी, गुजरात से वो कह रहे थे। इससे पहले मैं जिनका जिक्र कर रहा था, हमारे जो साउथ वेस्टर्न आर्मी कमांडर हैं, उन्होंने एक और इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा कि हमें ये पॉलिटिकल डायरेक्टिव है कि आप युद्ध की पूरी तैयारी रखिए, पूरी तरीके से युद्ध के लिए तैयार रहिए। ये हमें राजनीतिक नेतृत्व की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है, और कह दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। और ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ ये आप सबने देखा ही। लेकिन राहुल गांधी आजकल जहां भी प्रचार में जा रहे हैं बिहार में, वहां वो कहते हैं ये हमारे भारत का प्रधानमंत्री डरपोक है। वो कहते हैं भारत का प्रधानमंत्री ट्रंप को जवाब नहीं दे पाता। वो कहते हैं कि भाई इंदिरा गांधी थी आयरन लेडी, तो इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बना दिया, हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। महिला थी, लेकिन इस मर्द से ज्यादा बहादुर थी, इस मर्द से ज्यादा हिम्मती थी। इन्हीं शब्दों को लेकर उन्होंने नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोला। 1971 में बांग्लादेश लड़ाई में अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा
7th फ्लीट थी उनकी, उन्होंने अपनी नेवी भेजी हिंदुस्तान को धमकाने के लिए, डराने के लिए। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने कहा आपकी नेवी से हम नहीं डरते, आपको जो करना है करो, हमें जो करना है हम करेंगे। ऐसे प्रधानमंत्री होते हैं। वो महिला थी, इंदिरा गांधी जी महिला थी, मगर इस मर्द से ज्यादा दम उस महिला में थी। नरेंद्र मोदी जी डरपोक हैं, मैं आपको बता रहा हूं। ना उनका विजन है, ना वो अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने खड़े हो सकते हैं, ये सच्चाई है। और मैं चैलेंज देता हूं कि नरेंद्र मोदी में अगर दम है तो बिहार में मीटिंग कर रहे हैं, किसी भी मीटिंग में कह दें कि अमेरिका का राष्ट्रपति झूठ बोल रहा है, मैं इसके सामने नहीं झुका, मैंने ऑपरेशन सिंदूर नहीं रुकवाया। राहुल गांधी जी, चलिए ये बात कोई पहली बार तो नहीं कह रहे, तो इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, तो उनका पॉलिटिकल राइट है अपोजिशन पार्टी पे, और उन्होंने मुद्दा ही उठा रखा है। लेकिन इसमें महिला पुरुष वाली बात ना करते तो बेहतर था कि भाई महिला थी लेकिन ज्यादा बहादुर थी। महिलाएं और पुरुष, महिलाएं ज्यादा बहादुर हो सकती है पुरुषों से, इसमें क्या है? ये रेसिस्ट है मेरे के। फाइटर जेट, अभी फाइटर जेट उड़ा रही थी, अभी शिवांगी कल तो देखा ही था, तस्वीर हमने देखी थी। एनीवे, लेकिन जो तुलना वो कर रहे थे उस पर त्रिपाठी जी क्या कहना? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो ये कि पता नहीं सोनिया जी ने बिल्कुल ही इनको किसी तरह का समझ प्रशिक्षण नहीं दिया है। इंदिरा गांधी बहुत मजबूत प्रधानमंत्री थी, हम सब इसको मानते हैं। और अगर आपातकाल का काला धब्बा नहीं होता तो इंदिरा गांधी को देश दूसरी तरह से याद करता। इसमें कहां किसी को संदेह कि इंदिरा गांधी बहुत ताकतवर थी। लेकिन नरेंद्र मोदी बहुत शक्तिशाली, बहुत ताकतवर नेता है, इसमें आपको मर्द और औरत की तुलना करनी पड़ गई। अपनी माताजी से पूछ लेते ना कि सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी में कितने, उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहा हूं, कितने मर्दों को निपटा दिया, कितने मर्दों की राजनीति खत्म कर दी। राजनीति में या किसी भी क्षेत्र में आज के समय में भी आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये पुरुष है, ये स्त्री है। यही वजह है क्या कि प्रियंका गांधी को आज तक आप फ्रंट पर नहीं लेके आए? यही वजह है क्या? इसी वजह से प्रियंका गांधी आज तक फ्रंट पर नहीं आ पाई हैं। अभी भी उनको वो जिम्मा नहीं मिलता है। ये मानसिकता है क्या कांग्रेस पार्टी के भीतर? और ये कांग्रेस लेकर जाएगी लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये मानसिकता लेकर जाए किसी लड़की को ये आगे बढ़ा सकते हैं जिसके मन में ये है कि लड़की कमजोर होती है। और हमें तो नहीं पता है, हम तो मतलब अगर हिंदू पद्धति में कहें तो भी नहीं है, और हम तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते वाले देश वाले हैं, तो हम तो किसी भी तरह से नहीं सोचते। आपने जो सोनिया जी वाली बात की, क्या कहना चाह रही हैं? सोनिया जी महिला हैं और उन्होंने बड़े बड़े पुरुष नेताओं उनकी राजनीतिक हस्ती खत्म कर दी। मैंने सोनिया गांधी कांग्रेस के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लीडर में रही। ठीक है, सोनिया गांधी के समय में उन्होंने 20 सालों में जब वो आई थी तो जिस तरह से, जितनी कमजोर थी और जिन परिस्थितियों में उनके ऊपर विदेशी मूल का ठप्पा लगा हुआ, उसके बावजूद जैसे उन्होंने कांग्रेस को खड़ा किया, राहुल गांधी को सीखना चाहिए। नहीं तो पुराने उन्हीं के खबरें उठा उठा पढ़े, शायद को समझ आ जाए। समीर जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पे? नहीं, मुझे तो राहुल गांधी की इस बात से आपत्ति कि उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए डरपोक शब्द का इस्तेमाल किया। मुझे लग रहा है राहुल गांधी को इस तरह के शब्दों से बचना चाहिए। जब ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने देख लिया, डोनाल्ड ट्रंप के लगातार प्रेशर के बाद, टैरिफ बढ़ाने के बाद भी अभी तक जो ट्रेड डील नहीं हो पाई है, तो क्या प्रधानमंत्री डरपोक के जो झुक गए उनके सामने? प्रधानमंत्री ने अभी तक जो जिस बात का वो जिक्र कर रहे थे कि भाई ट्रंप के कहने पर ऑपरेशन सिंदूर को रोका गया है, राहुल गांधी जिस पर दावा कर रहे थे उसका खंडन वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री बिहार में बोल दे कि ट्रंप ने नहीं किया है। भाई प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र तो लोकसभा में कर चुके हैं, हमारे विदेश सचिव इस बात का जिक्र कर चुके हैं, हमारे विदेश मंत्री इस बात को कह चुके हैं, तमाम प्लेटफॉर्म से तमाम नेताओं ने, सेना के और भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने नहीं कही। बस ये था कि इस बार कहने का अंदाज थोड़ा अलग था। ठीक है, लेकिन अगर राहुल गांधी याद क्यों करें, उनसे पहले भी याद कर लो, जब चीन से मार खाई थी तो कोई और पार्टी पावर में थी, तो याद तो वो भी कर लेना चाहिए, उन्हीं के परिवार के लोग थे। तो खैर, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे डायनेमिक्स बदल दिए हैं। अगर भारत पर कोई वार करेगा तो अब भारत चुप नहीं रहेगा, भारत उसका जवाब देगा। ठीक है, और अगर भारत पे किसी भी तरह का आतंकी हमला होता है तो वो ये मानेगा कि वो आतंकी हमला आतंकवादी नहीं कर रहे हैं, वो किसी देश द्वारा करवाया जाए, एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। अगली खबर आपको बता देता हूं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच फाइनली सीज फायर पर बात बन गई, ऐसी खबर आ रही है। कल तक की बात थी कि भाई बिल्कुल उखड़ गए दोनों देश, और बैठक में भी कुछ बहुत गाली गलौज टाइप हो गया था तुर्की में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। लेकिन अब ये
तुर्की की तरफ से भी और कतर की तरफ से भी ये मैसेजेस जो हैं वो पोस्ट वगैरह हुई हैं कि फिलहाल सीज फायर पर राजी दोनों हैं कि गोली तो नहीं चलेगी, लेकिन अफगानिस्तान साफ साफ चेतावनी भी दे रहा है पाकिस्तान को और क्लियर कह रहा है कि अब की बार पाकिस्तान ने अगर कोई हरकत की तो बहुत बुरा अंजाम होगा। अगर अफगानिस्तान पर युद्ध थोपेगा तो उसकी भारी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी। ये भी कहा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने, पाकिस्तान के गृह मंत्री ने कि उनको लगता है हमारे पास एयरफोर्स नहीं है, कोई बात नहीं, हमारे पास हवाई ताकत नहीं है, लेकिन हम लड़ना जानते हैं, ये पाकिस्तान भी जानता है। چې زموږ دغه څرګندونې چې نن د دوی جانب نه کیږي د موږ ټول مسؤلین ملګري چې کوم دي یوازې د جناب ذبیح الله مجاهد صاحب له ادرس نه ما وره نور ټولو خولې بندې کړي دي، څه نه وایي. دا نه ده چې موږ جواب نه لرو، خو ستونزه دلته که د ټي ټي پي ستونزه ده، موږ دې ته د حل لارې پکاراتو ماراتو دوی ته ولې د ستونزه مو په خپل د کور د نه تاسو حل کړئ. دلته موږ چې کوم تعهد کړی دی د هر هغه مخالف چې د افغانستان خاوره استعمالوي. सिराजुद्दीन हक्कानी ये बहुत बड़ा आदमी है, अफगानिस्तान में रक्षा मंत्री भी है और ये जिस परिवार से आता है वो बड़ा पाकिस्तान में भी बड़ा मशहूर परिवार है। तो इनकी क्या कह रहे हैं कि ये टीटीपी का प्रॉब्लम तुम्हारा प्रॉब्लम है पाकिस्तान, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे यहाँ से कोई आदमी तुमको मार रहा है और तुम कह रहे हो कि मैं उसको पकड़ के तुम्हें दूं, तो तुम रोको ना, तुम्हारे यहाँ हो रहा है। सेम प्रॉब्लम जो भारत फेस कर रहा है इस वक्त, पाकिस्तान कहता है कि हम अफगानिस्तान से फेस कर रहे हैं। और पाकिस्तान का मतलब परेशान करने वाला पड़ोसी, ये बात हिंदुस्तान मानता है, लेकिन अब ये उसका हर पड़ोसी कह रहा है। पाकिस्तान पर जंगी जुनून सवार है। मई में भारत से मुंह की खाई, मन नहीं भरा और अब अफगानिस्तान से उलझ पड़ा। अब आपको मैं एक और बयान दिखाता हूं। फजलुर रहमान इनके नेता हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी के, बहुत पुराने नेता हैं, बदनाम भी हैं, इनके ऊपर डीजल चोरी का आरोप है वैसे धार्मिक आदमी, माना दाढ़ी वाड़ी इतनी लंबी है, लेकिन इनका नाम ही इमरान खान इनको बोलते ही डीजल था, डीजल चोरी करता है अफगानिस्तान के बॉर्डर पर। लेकिन वो आदमी आईना दिखा रहा है अपनी फौज को, अपनी फौज से वो ये कह रहा है कि पहले तुम इंडिया से उलझे, अब तुम अफगानिस्तान से उलझ रहे हो। ये देश, हमारा देश जंग नहीं झेल सकता। पाकिस्तान का नेता कह रहा है हम जंग नहीं झेल सकते, और अपनी फौज के लिए कह रहा है या तो तुम लड़ लो या बात कर लो, दोनों काम तुम नहीं करोगे। बातचीत करनी है तो उसका जिम्मा हमें दो, हम पॉलिटिकल आदमी हैं। वो अफगानिस्तान के लिए कह रहे हैं कि हमें इस बात की जिम्मेदारी दे दो, हम समझा लेंगे, झगड़ा खत्म कर देंगे। इंडिया से पंगा लिया, अब अफगानिस्तान से पंगा लेने का शौक रखते हैं। जंगे न लड़ा करो। मुसीबत यह है कि हमारी फौज जंग भी लड़ती है और हमारी फौज मुज़ाकरात भी करती है। लड़ने वाला मुज़ाकरात नहीं कर सकता, मुज़ाकरात वाला लड़ना नहीं कर सकता। भाई ये काम हमारे हवाले करो। लड़ने वाला बयान, जज्बाती बयान, शोले बरसाने वाला बयान, ये बहुत आसान है, लेकिन संजीदगी, मतानत, तनाज़ात का हल और अपनी कौम को आग से बचाना, जंग की आग से निकालना, ये है असल क़ियादत और ये है असल सियासत। मौलाना साहब अपने देश में बदनाम जरूर हैं, लेकिन बात तो ठीक ही कह रहे थे। पॉलिटिकल आदमी का काम होता है जंगे रुकवाना, ये काम फौज नहीं करेगी। और उनकी ये वो फौज जो हर वक्त जंग चाहती है ताकि उसका वजूद, उसका अस्तित्व जो है वो बरकरार रहे। और बड़ा साफ साफ कहा है इन्होंने कि लोग अभी ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश नहीं भूलें और कारगिल भी नहीं भूलें। बिल्कुल ठीक बात है, पाकिस्तान को समझ आना चाहिए। और वो फजलुर रहमान साहब के लिए बहुत सारी बातें आपने कर दी, कुछ बातें समीर जी भी जानते हैं उनके बारे में, पाकिस्तान भी जानता है उनके बारे में, लेकिन फिर भी उनकी एक बहुत वक़्त है वहाँ पर पाकिस्तान में। मैंने देखा है कि उनका वजन है, उनकी बात को लोग सुनते हैं। मौलाना साहब हैं वैसे, वो रिलीजियस लीडर हैं, और वो जो बात कह रहे हैं वो, लेकिन आपने जो उसमें बात जोड़ दी वो भी तो उसमें इम्पोर्टेंट है कि उनको बने रहने, वजूद के लिए, पाकिस्तान की सेना के वजूद के लिए, आर्मी के लिए ज़रूरी है कि वो कम से कम जंग की बात तो करते रहें, समझे। तो वो जंग की बात कर रहे हैं और लगातार पिट भी रहे हैं, कोई इसमें तो ऐसा है नहीं। अब अफगानी सेना के साथ वो विजुअल आप चला सकते थे जिसमें वो भाग रहे थे सेना की चौकी से, पाकिस्तान के लोग, यदि याद हो आपको, पैंटें टांगी हुई है तालिबान ने। हाँ, तो फिर इसलिए वो अब उनको समझ में आना चाहिए। लेकिन पाकिस्तानी सेना का लीडर यदि शांति की बात करेगा तो फिर उसके लिए मुश्किल हो जाएगी ना। पॉइंट मतलब
जब कपड़ा गीला होता है सूखने के लिए टांगते ही, इसमें मतलब इसमें कौन सा ऐसा पाकिस्तानी जो फजलुर रहमान कह रहे हैं वो अपने देश के पॉलिटिक्स का हाल बता रहे हैं कि भाई सरकार भी तुम चलाओ, डिप्लोमेसी भी तुम करो और जंग भी तुम लड़ो, सारे काम तुम कैसे करोगे? तो वहां तो इस बात से वो भला मानुष लग रहा है। हाँ, मतलब वैसे भले चाहे जो उनकी छवि हो, लेकिन जो अभी उन्होंने बोला वो तो भले मानुष की बात कर रहे हो, करें कि जंग से बचाना अपनी कौम को, ये समझदारी वाली बात है, ये है असली बहादुरी, और वो कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन उनको हो सकता है कि ये सच्चाई का एहसास हो रहा है ना कि भाई इधर से पिटे बर्बाद होते चले जा रहे हैं, बच नहीं रहे, तो क्या करें? हैरानी की क्या बात है, वहाँ पाकिस्तानी फौज जो है वो डेयरी फार्म चलाती है, खेती करती है, फैक्ट्रीज चलाती है, सब तो करते हैं। तो वही तो वो कह रहे हैं, तो डिप्लोमेसी तो हमें दे दो कम से कम। अब अफगानिस्तान के साथ गए डिप्लोमेसी करने, तुर्की में वहां गाली गलौज करके आ गए सेना के लोग, इनके वो उसी बात का दुख रो रहे थे वो। अच्छा, मैं 2 अपडेट आपको अफगानिस्तान के हवाले से भारत के देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 खबरें। पहले तो कल हमारे विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सवाल पूछा गया अफगानिस्तान पाकिस्तान को लेकर। तो भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान को प्रॉब्लम यह है कि अफगानिस्तान अपनी सॉवरेनिटी को एक्सर्ट कर रहा है, मतलब वो एक संप्रभु देश है अफगानिस्तान, और वो उस तरीके से बिहेव कर रहा है, ये पाकिस्तान को पसंद नहीं है। पाकिस्तान चाहता है हम चलाएं, और हम हर तरीके से अफगानिस्तान की संप्रभुता और अखंडता के पक्ष में हैं और उसके साथ खड़े हैं। भारत ने बड़ा खुलकर अफगानिस्तान के समर्थन में स्टैंड लिया है, अच्छी बात है ये एक। दूसरा, अमृतसर से काबुल और कांधार की फ्लाइट, कार्गो फ्लाइट शुरू कर दी गई है, ये बंद हो गई थी। ये फ्लाइट शुरू होने का मतलब अब आप डायरेक्ट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस वहां पर पहुंचा सकते हैं। हम और तो कोई मदद नहीं करते उनको, सैन्य मदद, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, लेकिन अब बड़े जहाज़ों से वहाँ पर जो है वो आसानी से पहुँच जाएगी। ये दूसरी खबर है। और ये तीसरी खबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ईरान और अफगानिस्तान और भारत तीनों से जुड़ी है। आपको याद होगा चाबहार का पोर्ट जो भारत ईरान के साथ मिलकर ईरान में बना रहा है, इस पर अमेरिका ने हमको छूट दे रखी थी, क्योंकि ईरान से व्यापार करना किसी भी किस्म का, उस पर अमेरिका सैंक्शन लगाता है। लेकिन इस सैंक्शन से हमको छूट मिली हुई थी, वो छूट ट्रंप ने अभी कुछ हफ्ते पहले खत्म कर दी थी। लेकिन कल खबर आई कि 6 महीने के लिए भारत को यह छूट फिर से मिल गई है। भारत ने चाबहार पोर्ट को 10 साल के लिए लीज पर लिया हुआ है। चाबहार पोर्ट भारत को अफगानिस्तान, मध्य एशिया, रूस और यूरोप से सीधे व्यापार करने में मदद करता है, और चीन पाकिस्तान गठजोड़ को काउंटर करने में भी यह बहुत कारगर है। अमेरिका ने कहा था कि 29 सितंबर से इस बंदरगाह को चलाने या पैसे देने से या इससे जुड़े किसी भी काम में शामिल कंपनियों पर जुर्माना लगेगा, लेकिन अगले 6 महीने के लिए भारत को ये छूट मिल गई है। अब ये कैसे हुआ, ये ट्रंप ने ये नरमी क्यों दिखाई, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये हमारे लिए अच्छा है। नहीं, ये तो हैरानी की बात ये भी है कि ट्रंप ने शी जिनपिंग के साथ नरमी क्यों दिखा दी, वहां पे भी तो हुआ। देखिए, ये माना जा रहा है कि भारत जो है वो अपनी टर्म्स पे चीजें करना चाह रहा है, वो स्ट्रांगली। देखिए, 50% अगर किसी पे टैरिफ लगाओ, आसान नहीं है कंपीट करना। आपका पूरा कपड़ा व्यापार, आपका पूरा डायमंड का व्यापार, मतलब जो भी गहनों का व्यापार है, आपकी बाकी सब बहुत सारी और चीज़ें जो हैं वो फंसी हुई हैं, उसमें आपको बेहद नुकसान हो रहा है। लेकिन भारत ने ये तय कर लिया है कि हम अपने टर्म्स पर ही ये जो डील है, जो ट्रेड डील है, वो करेंगे। ऐसे में भारत को ये भी पता है कि बहुत समय तक जो है अमेरिका इस तरह के टैरिफ को नहीं लगा सकता है, ना ही वहां पे भी अंदर भी विरोध है उसका, और इंटरनेशनल फोरम्स पे भी विरोध है। तो ऐसे में भारत अपने टर्म्स पे ये डील करना चाहता है, और उसके लिए वो टाइम बाय कर रहा है। और वो बार बार, आप बयान भी देखिए, जो कॉमर्स मिनिस्टर के बयान है, बाकी सबके बयान है, वो भी यही कह रहे हैं कि हम जो है किसी भी दाम अमेरिका में कोई बेटर सेंस प्रिवेल की है? नहीं, अमेरिका धीरे-धीरे, ये 100 मील दूर है, 100 किलोमीटर दूर है इनके ग्वादर पोर्ट से, जो चाइना और पाकिस्तान। उसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू ये है कि हम उसके जरिए जो है उस पूरे रीजन में अपना इन्फ्लुएंस फैला सकते हैं, अपना व्यापार भी कर सकते हैं। क्या ये अमेरिका का चीन को कोई संदेश देने का तरीका है? चीन हमको इस पर राहत दिए कि भाई नहीं, ये काम आप करो। चीन को कोई संदेश नहीं है, भारत के लिए ये थोड़ा सा मतलब जो है राहत भरा है। देखिए, मुझे लगता है निश्चित रूप से ये भारत की एक बड़ी सफलता है कि जिस तरीके से भारत और अमेरिका के संबंध फिलहाल ट्रेड को लेकर चल रहे हैं। अभी ट्रंप शी जिनपिंग से मिलके आए, उन्होंने कहा कि डील हो गई है, 10% टैरिफ उन्होंने कम कर दिया है। भारत के जो संबंध अभी तनावपूर्ण चल रहे हैं, अभी ट्रेड डील फाइनल नहीं हो पा रही है, उस दौरान अगर भारत को ये 6 महीने का एक्सटेंशन मिल जाता है कि अमेरिका कहता है कि आपके भारत के ऊपर अभी चाबहार पोर्ट पे कोई नहीं लगाया जाएगा, सैंक्शन नहीं लगाए जाएंगे, आप वहाँ कर सकते हो, तो मुझे लगता है एक बड़ी जीत के रूप में से देखा जाना चाहिए कि किस तरीके से कूटनीतिक जीत हासिल की। लेकिन एक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के संदर्भ में एक बात और कहना चाहता हूँ कि देखिए, जैसे पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने पूरे घुटने टेक दिए और अमेरिका के हाथों कठपुतली बन चुका पाकिस्तान,
पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान वैसे ही हमारे सामने घुटने टेके और हमारे हाथी कठपुतली बने और हम जैसा चाहे वैसे अफगानिस्तान करे। लेकिन अफगानिस्तान ने जिस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाया और भारत के साथ जिस तरीके से उनके अभी मंत्री यहाँ पर आए थे, आमिर खान यहाँ पर मुत्तकी रहकर गया, जिस तरीके से बातचीत हुई है, भारत ने अपना वहाँ पर काबुल में दूतावास खोल दिया और जिस तरीके जो डेवलपमेंट हो रहे हैं अब कि कार्गो भी आएगा जाएगा, तो मुझे लग रहा है ये एक बड़ी चिंता की बात पाकिस्तान के लिए और चेतावनी भी है कि अफगानिस्तान को भारत ने जिस तरीके से मदद की और अफगानिस्तान के भारत का संबंध जिससे सुधर हो रहा है, पाकिस्तान को यही डर है। और पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान के सीज फायर किया है उसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि एक तो वो देख रहा है कि 30,000 सैनिक यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वैसे उसकी सांसें थमी हुई है, मतलब दिल थाम के बैठा हुआ है वो कि कब भारत क्या कर बैठेगा। उधर अफगानिस्तान घर में घुसकर पाकिस्तान को मार रहा है, तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान को लगा कि भैया बेहतर यही है कि अफगानिस्तान के साथ फिलहाल शांति वार्ता कर लो और ये भारत का प्रभाव है जिसके कारण उसने कदम पीछे खींचा। हालत बताता हूं आपको पाकिस्तान की। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई अभी, उसमें कहा कि पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट है, इस ग्रोथ रेट से पाकिस्तान अपने लोगों को गरीबी से जिंदगी भर बाहर नहीं निकाल पाएगा। 2.5-3% ग्रोथ रेट एस्टिमेटेड है पाकिस्तान का। आप दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी हो, आप 6.5% पे ग्रो कर रहे हो। इंडिया, पाकिस्तान, भाई जितनी छोटी इकोनॉमी होती है उसको वहां से छोटे बेस पर ज्यादा ग्रो करना आसान होता है। बांग्लादेश की रफ्तार बहुत तेज होती थी एक वक्त, पाकिस्तान 2.5% की रफ्तार से ग्रो कर रहा है। हर साल 17 लाख लोग जो है वर्कफोर्स में जुड़ जाते हैं उसके, जिनको नई नौकरी चाहिए। नई नौकरी वहां आएगी कहां से? इंडस्ट्री वहां पर है नहीं। अभी सोमवार को शहबाज शरीफ सऊदी अरब गए हुए थे, भाई ये गजब काम आता है लेकिन पाकिस्तान को मक्खन लगाना। अब वो फिर सऊदी अरब से $1 अरब का ऑयल क्रेडिट लेकर के आ गए। 1 अरब का तेल मुफ्त में देगा उनको, $1 अरब का सऊदी अरेबिया। $5 अरब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में सऊदी अरेबिया ने रखे हुए हैं कि जब जरूरत हो ले लेना, पड़े हुए हैं उसके पास। अब वो सऊदी अरेबिया वो रुपया और बढ़ा के देगा। इस साल $30 करोड़ का तेल मुफ्त में इस्तेमाल कर चुका है सऊदी अरेबिया से लेके पाकिस्तान। इतनी दरिया दिली, ये कैसे होता है? नहीं, देखिए बड़े लोग कुछ ऐसे लोगों को रखते हैं। सऊदी अरब बड़ा व्यक्ति है, बड़े देश के तौर पर पैसे वाला है, तो उसको ऐसे कुछ लोग चाहिए ना जो कंगाल हों, जिनको कर्जा देकर वो अपने हिसाब से चीजें चला सके। थोड़ा सा इस्लाम वाला मसला भी उसमें जुड़ जाता है, मुसलमान भी जुड़ जाता है, तो एक गरीब लुटे पिटे खस्ता हाल मुस्लिम देश को मदद कर रहा होता है। पाकिस्तान को लगता है कि अच्छा हमने कुछ इससे हासिल कर लिया है, जबकि वो कुछ हासिल नहीं कर रहा होता है, क्योंकि कर्ज लेकर आप जब तक किसी प्रोडक्टिव काम में नहीं लगा रहे हैं तब तक आप उससे आगे तो बढ़ेंगे नहीं। तब वही होगा जो आप बता रहे हैं कि इकोनॉमी बढ़ेगी नहीं, ग्रो करेगी नहीं, गरीब के गरीब रहेंगे। लेकिन हाँ, उनको जब ये लगने लगे कि एकदम हम नहीं काम करने लायक हैं, तो फिर कोई अमेरिका, कोई सऊदी अरब, कोई चीन आकर कुछ उनके 25-30 करोड़ की आबादी का देश 2.5% ग्रोथ पर जिंदा रह सकता है? मतलब यूं ही रहेगा कि न मर सके न जी सके, कुछ इस तरह का हाल रहेगा। न जीने लायक रह जाएंगे और मरने की स्थिति, तो मरने में तो बड़ा समय लगता है। बोल रहे थे देखिए, इसमें बड़े स्ट्रेटेजिक जो है वो भी चीजें हैं कि सऊदी अरेबिया जो है वो मुसलमान जो देश हैं उनका नेता बनना चाहता है हमेशा से। दूसरी तरफ ईरान की भी वही कोशिश है और तुर्की की भी वही कोशिश है, यही कोशिश है। तो ये डायनेमिक्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि सऊदी अरेबिया जो है, पाकिस्तान कहां से बता रहा है एटम बम, इसलिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। दूसरा आर्मी के लिए भी है कि मैं इसलिए बता रहा हूं सऊदी अरेबिया जो है पाकिस्तान को अपने साथ रखना चाहता है। मुस्लिम देशों में पाकिस्तान अकेला ऐसा देश है जिसके पास सबसे बड़ी फौज है और वो न्यूक्लियर कंट्री है। वही कह रहा हूं ना, इसलिए और ऐसे में उसके साथ संबंध सऊदी अरेबिया इसलिए भी बनाना चाहता है ताकि वो मुस्लिम वर्ल्ड में अपना इन्फ्लुएंस कायम रख सके। तो ये तो कर्ज वापस भी नहीं करते, मतलब ये तो मतलब ऐसी हालत है, ये कर्ज भी नहीं होता, कर्ज नहीं लौटाने भी नहीं होते। दोनों बातें जो राहुल जी कह रहे हैं ना, वो दोनों महत्व। एक तो ये कि फौज उनके पास है, नो फ्री लंचेज पर आप हमेशा ध्यान रखने की आप ऐसा सोच रहे हैं मुफ्त में दे रहे हैं, मुफ्त में कोई नहीं देता सर कुछ भी। सऊदी अरब के पास उनकी सेना भी तो कर्ज उस पर रखी हुई है, पेपर, जैसे पावर ऑफ अटर्नी के पेपर रख लेते ना आप, तो वैसे उनके पास सेना है उनके पास। और दूसरा जो ये इस्लामिक कंट्रीज का जो एक वॉर है, पावर स्ट्रगल तीनों का, टर्की का, सऊदी अरब का और ईरान का, उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि पाकिस्तान की एक वो रहे और न्यूक्लियर पावर कंट्री है, तो उसी वजह से भी तो दोनों बड़ी वजह है। कोई मुफ्त में वो नहीं कर रहे हैं सऊदी अरब वाले, उनको लगता है कि ये एक ताकत है और जब जरूरत है मरने के लिए तो तैयार है ना। पाकिस्तान के लोग बड़े बहादुर लोग हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की और वहां के सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की। पूरा देश ले लिया आसिम मुनीर ने, फिर भी इस आदमी को चैन नहीं, और उसकी एम्बिशन अभी महत्वाकांक्षा और है और बढ़ रही है।
अब ये खबरें पाकिस्तान से निकल के आ रही हैं, तमाम मीडिया में छप रही हैं कि वो ये चाहता है कि 2030 तक के लिए मुझे आर्मी का चीफ अपॉइंट कर दो, एक्सटेंशन दे दे सरकार। 2027 में उसका कार्यकाल फिलहाल खत्म हो रहा है और ये कार्यकाल भी खत्म इसी साल 25 में ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि उसके 3 साल पूरे हो गए थे। उसने कानून बदलवाया शहबाज सरकार से कि आर्मी चीफ का कार्यकाल अब 3 नहीं 5 साल का होगा, तो इस लिहाज से उसकी रिटायरमेंट 2027 में है। लेकिन वहां एक पेज हमने एक बार पहले भी आपके सामने डिस्कस किया था और वही इस झगड़े की जड़ है। पाकिस्तान की सरकार को एक नोटिफिकेशन निकाल के ये बताना है कि अभी 2 साल का टेन्योर आसिम मुनीर का बाकी है, लेकिन आसिम मुनीर ये चाहता है कि आप नोटिफिकेशन ये निकालिए कि इनको 5 साल का एक्सटेंशन दिया जाता है, यानी मैं 2030 तक यहां का सब कुछ बना रहा हूं पाकिस्तान का। और खबर है कि इस मुद्दे पर रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बीच में तनाव है। आसिम मुनीर की डिमांड के बीच पाकिस्तान के कई सारे पॉलिटिशियंस खुलकर अब ये बात कहने लगे हैं कि हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है, वहां पर एस्टैब्लिशमेंट शब्द आर्मी के लिए ही इस्तेमाल होता है। वो याद दिला रहे हैं कि भाई कारगिल वगैरह याद कर लो तुम लोग, और देश को सिर्फ तुम ही लोग नहीं चलाओगे, बाकी लोग हम लोग भी यहाँ पर हैं। लेकिन इस झगड़े में आसिम मुनीर ने जो अपने प्यादे फिट किए हुए हैं सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक बयान है मेरे पास, वो मैं आपको सुनाऊं, लेकिन पहले आप सुनिए आसिम मुनीर ने क्या किया। ये भी खबरें आती थी कि आर्मी के अंदर से उसको चैलेंज है, क्योंकि हर जनरल की ख्वाहिश होती है मैं भी किस दिन आर्मी का चीफ बनूंगा, लेकिन जैसे मुशर्रफ 10 साल रह गए, इससे पहले 12-15 साल रहे हैं आर्मी डिक्टेटर, तो ये भी कुछ ऐसे ही करना चाहता है। तो उसके लिए इसने क्या किया, डीजी ISI जनरल आसिम मुनिक, वो इसका आदमी खासम खास, पहले ये खुद भी ISI खुद भी, तो डीजी ISI को अनिश्चित काल का एक्सटेंशन दिया हुआ है आसिम मुनीर ने। ये रावलपिंडी का कोर कमांडर भी रह चुका है। एक है दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल आमिर एहसान नवाज, ये GHQ में मिलिट्री सेक्रेटरी हैं, ये इनके खास हैं। एक हैं DGMO इनके जो हैं डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला, इन्हें मुनीर का ब्लू आइट बॉय माना जाता है। ये वो आदमी हैं, जब ये चीन, अमेरिका, सऊदी अरेबिया जहां कहीं भी आसिम मुनीर जाता है तो ये आदमी उनके साथ होता है। तो इस आदमी को जो है यहाँ DGMO बनाया हुआ है। अब खबरें ये आ रही हैं कि आसिम मुनीर अपने परिवार के लोगों को पाकिस्तान के PMO में अपॉइंट करवा रहा है। इसका भतीजा पाकिस्तान की सेना में कैप्टन के रैंक पर है और उसको PMO में अपॉइंट करवा दिया है। और ऐसे ही ये कई एम्बेसीज में सीधे अपने अपॉइंटीज नियुक्त कर रहे हैं। तो एक तरीके से चार्ज पूरा वो अपने हाथ में ले रहा है। नेता वही है, मतलब लीडर वही है पाकिस्तान का। फॉर्मली अपने लोगों को अब उसने इंपॉर्टेंट जगहों पर बैठाना शुरू कर दिया है और खुद अपने लिए चाहिए 5 साल का एक्सटेंशन। अब आप कहेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है शहबाज शरीफ को। खबरें तो पाकिस्तान की मीडिया में ये भी आ रही हैं कि इनके और शहबाज शरीफ के बीच में डील हो चुकी है कि अगली इलेक्शन में भी तुम ही को जितवाएंगे, क्योंकि जिसको आर्मी चाहती है वो जीत जाता, नहीं तो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था। लेकिन भरोसा नहीं है शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ ये चाहते हैं कि अभी 2 साल का ये टेन्योर बढ़ाया जाए और इस बीच में इलेक्शन कराए जाएं। हम जब दोबारा सरकार में आ जाएं तब आसिम मुनीर को आगे और 3 साल का या 5 साल का एक टर्म दे दिया जाए। ये झगड़ा है पाकिस्तान के बीच में इस वक्त। अब आप इसमें सुनिए मौलाना फजलुर रहमान ये क्या कहना है अपनी एस्टैब्लिशमेंट के बारे में। हम जंग की हालत से नहीं निकल रहे, हमारी एस्टेब्लिशमेंट जंग पे इतरा रही है। और भाई अल्लाह ने कुछ थोड़ा पर्दा दिया है, उसका ख्याल रखो, वरना मशरक़ी पाकिस्तान भी लोगों को नहीं भूला और कारगिल भी लोगों को नहीं भूला। अब सर आसिम मुनीर को क्या चाहे, वो ताज पहना दे कोई जाके उसके सर पे? बिल्कुल है, लेकिन शहबाज शरीफ को पिछले जो परवेज मुशर्रफ साहब का आपने नाम लिया, तो उनको याद रखना चाहिए कि आसिम मुनीर जो है वो वहाँ पर चीफ है और पाकिस्तान की सेना ही पाकिस्तान की सरकार चलाती है। और मुझे वो बात याद आ रही है 12 अक्टूबर 1999 की, कि जब नवाज शरीफ परवेज मुशर्रफ को अरेस्ट करना चाहते थे और उनको बर्खास्त कर दिया था उन्होंने। वो हवाई जहाज़ से आ रहे थे और उनको लग रहा था कि अब इनका काम ख़त्म कर देना चाहिए, तो नवाज शरीफ ने जब वो हवाई जहाज़ को उतरने नहीं दिया परवेज मुशर्रफ के शाम को 5 बजे, और उनको बर्खास्त करके नया आर्मी चीफ बना दिया। ठीक है, लेकिन उस समय भी परवेज मुशर्रफ के लोग उस सेना में थे, उन लोगों ने उनको वहाँ पर उतारा इस्लामाबाद में, और जब वो उतरे हैं तो उसके 1 घंटे बाद नवाज शरीफ का तख्ता पलट गया था। तो शहबाज शरीफ तो नवाज शरीफ जितने बड़े नेता भी नहीं है पाकिस्तान के, तो उनको उनके साथ दोस्ती रखना मेरे हिसाब से
बेहतर है कि उनको और दोनों मिलकर कुछ काम चला ले। मुनीर साहब रहेंगे, मुनीर साहब, और आपने कहा वो डीजी आईएसआई है, वो वही लोग हैं जिन्होंने पहलगाम का जो पूरा करवाया था, और खुद मुनीर साहब भी आईएसआई के चीफ रहे हैं। तो आईएसआई के चीफ वैसे ही अपने आप में फील्डिंग सर उसी काम के लिए तो नहीं है जो आप बता रहे हैं कि भाई देश के प्रधानमंत्री ने परवेज मुशर्रफ को आर्मी चीफ के पद से हटा दिया, डिसमिस कर दिया, लेकिन उसके कमांडर तो उसकी सुनेंगे ना, प्रधानमंत्री की थोड़ी सुन रहे थे। उन्होंने कहा 1 घंटे में पूरा पीएम रेजिडेंस जो है ना कब्जा हो गया, यही फील्डिंग हो रही है। इसीलिए मुझे लग रहा है कि उनको थोड़ा सा ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। इसमें थर्ड पार्टी भी एक इन्वॉल्व हो गई है। अब मामला यहाँ तक बढ़ गया है कि कतर जो है उससे आसिम मुनीर जो है उन्होंने मदद मांगी है कि ये जो शहबाज शरीफ है इनके साथ अब समझौते में कतर जो है उनकी मदद करे, मतलब बदले में मुझे एक्सटेंशन दिलाओ और मैं जो हूँ इनको जो है अर्ली इलेक्शन करवाकर जो है इनकी सरकार दोबारा बना। अभी तो शहबाज शरीफ के लिए भलाई इसी में है। नहीं, अभी तो इनका कोई मंत्री कह रहा था, कौन मंत्री कह रहा था, डिफेंस मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर कोई कह रहा था कि आसिम मुनीर रिटायर होकर घर ही जाएगा, किसी कोई राष्ट्रपति भवन में या पीएमओ में नहीं जाएगा। नहीं, लेकिन जरा आप सोचिए ना, हम लोग सारी बात कर रहे हैं भारत से इसीलिए तो चले गए थे कि हम एक अपना मुसलमानों का देश, इस्लामिक मुल्क बनाएंगे। ये इस्लामिक मुल्क बना हुआ है जहां आपका सेनाध्यक्ष जब चाहता है तब आपके चुने हुए प्रधानमंत्री को ऐसे पीट देता है। पाकिस्तान के लोगों को जरा सोचना चाहिए। और कहने को भले लगता है कि ठीक है एस्टेब्लिशमेंट है, नेता कह रहा है उसको एस्टेब्लिशमेंट, लेकिन ये कितना आपके ऊपर अपमानजनक है कि आपकी आर्मी को एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है। और हमेशा मजाक चलता है भाई दुनिया में अकेली आर्मी है जिसने देश रखा हुआ है। और जब इस तरह की बातें हो रही तो वहां किसी कोने से कोई विद्रोह नहीं है, कोई विरोध नहीं है, किसी को डेमोक्रेसी की इच्छा नहीं है। और अगर है तो उसका प्रतिकार तो आपको करना पड़ेगा। आप बिना वजह की कोई बात होती है सड़कों पर उतर आते हैं, खून खराबा कर देते हैं, फट जाते हैं, किसी को फोड़ देते हैं, बम धमाका कर देते हैं। अपने लिए, अपने हक हुकूक के लिए आप जरा सा भी नहीं लड़ सकते हैं। ये जरा सोचने की बात। जहां तक रही हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान तो फिर निपट लेगा। करगिल अच्छा किया, फजलुर रहमान ने याद दिला दिया है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो इस स्थिति में आए। लेकिन जरा आप सोचिए कि अब आप कहां जा रहे हैं। भाई इसीलिए उसने अफगानिस्तान का फ्रंट क्यों खोल लिया भारत के साथ टेंशन होते हुए? लोगों को तो केवल ये दिखता है ना दोनों तरफ, अरे दोनों तरफ से ये हमारे परेशान हैं। और ये नहीं, हमने बीच में वो जो तहरीक लब्बैक वाला प्रोटेस्ट हुआ जिसमें दर्जनों लोग मरे, आज तो अखबार पाकिस्तान के खुल के कह रहे हैं कि इसके पीछे पाकिस्तान की सेना थी। ये शहबाज शरीफ पे प्रेशर बनाने का टैक्टिक था। देखिए, मुझे लगता है कि बहुत आसान नहीं होगा आसिम मुनीर को देना, क्योंकि पाकिस्तान के संविधान में इस तरह की कोई व्यवस्था, पाकिस्तान के संविधान में परिवर्तन करना पड़ेगा अगर आसिम मुनीर को लगातार 2 बार एक्सटेंशन अगर देना है, क्योंकि उसमें कहा गया है कि बहुत ही इमरजेंसी की स्टेज हो उसी स्थिति में एक्सटेंशन दिया जा सकता है। ऑलरेडी आप 2 साल का एक्सटेंशन दे चुके हो और अगर 3 साल का देना होगा तो मुझे लग रहा है या तो आसिम मुनीर कह रहे होंगे कि आप भाई संविधान में संशोधन कर दीजिए और यह व्यवस्था सुनिश्चित कीजिए कि मैं 6 साल या 7 साल तक रह सकता हूँ। आसिम मुनीर के पास अभी लंबा वक्त है, अभी 56-57 साल के उम्र है आसिम मुनीर की, तो उन्हें लग रहा होगा कि भाई मैं इतनी जल्दी रिटायर होकर क्या करूंगा, तो सोच रहे होंगे कि भाई राजनीति में किस तरह से रिटायर होकर क्या करता है सर, घर जाता है। नहीं, लेकिन अब उनकी महत्वाकांक्षा है। परवेज मुशर्रफ कहाँ रिटायर हुए थे भाई? पाकिस्तान में सेना अध्यक्ष जो होता है वो कभी रिटायर होना चाहता नहीं ना, वो तो जानता है कि मैं सेना भी चला रहा हूँ, देश की सरकार भी चला रहा हूँ मैं। ऑल्दो इनसे पहले वाले हुए रिटायर बहुत कम हुए, बाजवा और उससे पहले कोई और कुछ हुए हैं। उसमें क्या था ना कि बहुत ज्यादा पाकिस्तानी सेना में जो पंजाबी लॉबी है उसका बहुत ज्यादा रोल है, मतलब वर्चस्व है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पंजाबी वो हैं, बाकी भी तो जनरल्स हैं जो बाकी जगहों से आए हुए हैं, तो उनका भी तो मतलब इच्छा है कि वो आर्मी चीफ बने, तो वो सारा भी कॉन्ट्रडिक्शन पाकिस्तानी आर्मी में रहता है। लोकतंत्र से जुड़ी हुई सरकार अगर मजबूत होगी तो वो जरूर रिटायर हो जाएगा। उसको पता है कि सरकार इतनी कमजोर है, कठपुतली प्रधानमंत्री बने हुए शाहजाद, तो मुझे लगता है कि वो अपनी ताकत को बढ़ाना चाहते हैं और उन्हें लग रहा है कि जिस तरीके से अमेरिका का समर्थन उनको मिल रहा है तो वो इस समर्थन का इस्तेमाल कर और अफगानिस्तान से युद्ध का डर दिखाकर, भारत से युद्ध का डर दिखाकर वो लगातार इस पथ पर बने रहना चाहते हैं। बहुत सारी जगह बिना संविधान में चेंज की एक्सटेंशन तो चलता रहता है। संविधान में तो हिंदुस्तान में भी होता है, संविधान में तो लिखवा संविधान में लिखवा सकते हैं, तो ये क्या पता वही कर लें। अब आपको मैं बताता हूँ एक चिंता वाली खबर, हम लोग 2 दिन से डिस्कस कर रहे हैं दुनिया में ये न्यूक्लियर क्यों हो रहा है। आज आपको बहुत कुछ अच्छा डेटा के साथ हम समझाएंगे कि क्यों परेशानी की बात है। पहले अपडेट, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया कि मैंने अपनी सेना से कहा है कि जाके आप न्यूक्लियर टेस्ट कीजिए, 33 साल के बाद अमेरिका न्यूक्लियर टेस्ट करेगा। डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को तुरंत ऐसा करने के आदेश डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिए हैं। ट्रूथ सोशल पर आकर के लिखा था कि सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार होने के बावजूद अमेरिका न्यूक्लियर बॉम्ब्स के खिलाफ है, लेकिन क्योंकि हमारे विरोधी लगातार न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं तो हमें भी अपना परमाणु टेस्ट करना पड़ेगा। हम पुराने हथियारों को अपडेट कर रहे हैं।
ये कहा ट्रंप ने, लेकिन ट्रंप ने झूठ कहा। और झूठ ये है कि अब जो क्रेमलिन है, जो रूस का, रशिया का आप कह लीजिए पीएमओ, या वहाँ जो सरकार का कार्यालय है, उसके प्रवक्ता ने सीधे सीधे, पुतिन के प्रवक्ता ने आकर के ये कहा कि ट्रंप साहब को इनके लोगों ने ठीक जानकारी नहीं दी। मैं उम्मीद करता हूं कि इनकी जानकारी सुधारी जाए। रूस ने कोई परमाणु हथियार टेस्ट नहीं किया है अभी। हमने परमाणु मिसाइल टेस्ट की है, परमाणु विस्फोट नहीं किया। हमने न्यूक्लियर पावर अंडर वाटर पोसाइडन नाम का क्या कहते हैं सर उसको, टॉर्पीडो टेस्ट किया। हमने वहां कोई विस्फोट नहीं किया था। आप विस्फोट करने जा रहे हैं, और अगर अमेरिका ऐसा करेगा तो फिर हम भी करेंगे। आप कौन जिम्मेदार है इसके लिए? और ये बात सच है, रूस ने कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया हाल फिलहाल में, तो फिर अमेरिका अगर ये करेगा, अमेरिका की खुद की बनाई हुई उस सीटीबीटी का क्या होगा जिसमें हमने भी दस्तखत किए हुए, भारत ने भी 1996 में कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, ये अमेरिका और यूएसएसआर लेके आए थे, रशिया लेकर के आए थे कि दुनिया में अब कोई न्यूक्लियर हथियार टेस्ट नहीं करेगा। हालांकि क्योंकि हमने न्यूक्लियर पावर बनना था तो हमने 98 में किया, पाकिस्तान ने भी किया, लेकिन उसके बाद से रूस और अमेरिका ने ये कोई न्यूक्लियर वेपन टेस्ट नहीं किया, चाइना ने भी नहीं किया। अब अगर ये शुरुआत कर देंगे ट्रंप, तो फिर कौन रोकेगा? और ट्रंप कैसे किसी को रोकेंगे? फिर नॉर्थ कोरिया खुल के करेगा, फिर इजराइल भी करेगा, फिर चाइना भी करेगा, फिर भारत भी करेगा, हमारी देखिए पाकिस्तान भी करेगा, और रूस तो करेगा ही करेगा। वही कह रहे हैं पुतिन के प्रवक्ता। तो ये मामला जो है अब हाथ से निकलता हुआ जा रहा है। इसका कुछ सर डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे यहां, मैं हैरान हुआ, हमारे अखबार में, भारत के हिंदी अखबार में एक लेख लिखा गया था अभी कल की डेट में। उसमें लिखा गया कि इस मौके का फायदा उठा के भारत को हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट कर लेना चाहिए। 1998 में भारत हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट करना चाहता था, नहीं किया था। हाइड्रोजन बॉम्ब क्या होता है? हाइड्रोजन बॉम्ब होता है न्यूक्लियर बॉम्ब का बाप। हिरोशिमा नागासाकी पर जो एटम बॉम्ब गिराए थे 1945 में, उनकी जो यील्ड होती है, जितनी एनर्जी निकलती है, वो किलो टन में होती है। किसी भी न्यूक्लियर हथियार की एनर्जी किलो टन में, मतलब 1000 टन की मात्रा में, अनुपात में मापा जाता है। तो वो थे 20-21 किलो टन के, जो हिरोशिमा नागासाकी पे गिरे। 20-21 इंटू 1000 टन, एक टीएनटी विस्फोट का 1000 टीएनटी के बराबर विस्फोट होगा। वो 21-22 के थे। इसकी यील्ड होती है हाइड्रोजन बॉम्ब की मेगा में। मेगा टन का मतलब है 10 लाख टन। अब आप अंदाजा लगाइए, ऐसे हथियार टेस्ट करने के लिए बातें होनी शुरू हो गई दुनिया के अंदर। राहुल गांधी भी कर रहे हैं हाइड्रोजन बम की फोन। न्यूक्लियर वॉर की परेशानी यही है ना, न्यूक्लियर पावर हेड्स की, कि यदि आप एक बार ये लड़ाई शुरू कर देंगे तो उसको कैसे रोकेंगे। कल परसों भी हम चर्चा कर रहे थे कि न्यूक्लियर पावर्स केवल डेटरेंट के लिए इस्तेमाल होती है, और केवल उसी तरह से उसको देखा जा सकता है। चाहे पावर कितने में, 5000 से ज़्यादा, 5500 के करीबन पावर हेड्स हैं अमेरिका के पास, रशिया के पास भी उतना है, चाइना के पास भी उतना है। लेकिन यदि आप ये शुरू करेंगे, एक्चुअली क्या हुआ, देखिए बात कहाँ से शुरू होती, छोटी छोटी बातें भी बढ़ जाती है। जब रशिया ने वो मिसाइल को 14,000 किलोमीटर के लिए फेंका है, तो फिर अमेरिका को लगा कि भाई ये कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने टॉर्पीडो की बात की, तब उन्होंने कहा था कि मैंने तो वहाँ पर लगा रखी है, सबमरीन ही वहाँ पर रख रखी है। तो वो बातें बढ़ते बढ़ते यहाँ पहुँच जाती है, और इस खतरे को पूरी दुनिया समझती है। लेकिन अपने पावर गेम के लिए कि भाई सबसे पावरफुल कैसे हैं, उस पर ये चर्चा होती है। और सबसे हैरानी की बात होती है कि ये लोग पावर के लिए करेंगे कि मैं हाइड्रोजन बम बनाऊंगा, और वो ये करेंगे, और फिर कहेंगे कि सीटीबीटी पर दस्तखत करें सब लोग जिनके पास नहीं है। अच्छा, आज अगर अमेरिका ने, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये देखिए दादा लोग क्या करते हैं, ये होती है शुद्ध दादागिरी। 1996 में ये सीटीबीटी आया, हाँ, कि कोई कंट्री इसको, कोई कंट्री उल्लंघन नहीं करेगा, कोई कंट्री दुनिया का न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा। रशिया ने इसको साइन कर दिया, अमेरिका ने साइन कर दिया। रशिया ने 1998 में उसको रेटिफाई कर दिया। रेटिफाई मतलब अपने देश में उस पर कानून बना दिया अपने देश में। रेटिफाई किए बगैर उस दस्तखत का कोई मतलब नहीं है। अमेरिका आज तक रेटिफाई नहीं करता, और बाद में रूस ने भी उसको, उस रेटिफिकेशन को रद्द कर दिया। आपकी मनमर्जी है, मेरे हाथ में डंडा है, मैं जो मर्जी करूं, मैं बड़ा आदमी हूं। हम लोग, मतलब आप, बाकी पूरी दुनिया जो है, आप कानून से बंधे हैं, हम कानून से नहीं बंधे हैं। तो अगर आज ट्रंप वाकई न्यूक्लियर टेस्ट कर दे तो भारत को क्या कह के रोकेंगे त्रिपाठी जी? नहीं, देखिए भारत तो कभी भी परमाणु परीक्षण के पक्ष में नहीं था, और आज इंदिरा जी को भी याद करने का दिन है।
तो इंदिरा जी ने भी जब किया था तो उसके पीछे वजह यही थी, हालांकि तब हम परमाणु संपन्न देश नहीं थे, तब उसका फाउंडेशन तैयार हुआ था। लेकिन अटल जी के समय में तो हम परमाणु संपन्न हो गए, हमने किया। लेकिन किसकी वजह से ये सब हो रहा है? अमेरिका और रशिया, तत्कालीन यूएसएसआर, उन्होंने अगर ये वाली होड़ नहीं बढ़ाई होती तो शायद आज इस तरफ दुनिया नहीं जाती। अब जब लंबा कालखंड हो गया है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमने लगभग दुनिया ने मान लिया है कि विनाश की तरफ हमें नहीं बढ़ना है, लेकिन दुनिया के कुछ हिस्सों में लगातार लड़ाइयां चलती रहीं और भले न्यूक्लियर इस्तेमाल न किया हो, लेकिन हम तो तबाही देख रहे हैं ना। पूरा मिडिल ईस्ट पूरा का पूरा तबाह है। अभी जो पूरी गाजा पट्टी है पूरी की पूरी तबाह है। रशिया और यूक्रेन में देखिए तो आप लगता है शहर के शहर तबाह हो गए। इसके बाद हम ये बात कर रहे हैं, यानी जो दुनिया के दो देश जो सबसे ताकतवर देश कहे जा रहे हैं वो ऐसी गैर जिम्मेदारी वाली हरकतें कर रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि जिन मंचों की स्थापना की गई थी, जिसको कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं, स्वयं ट्रंप भी कहते हैं, लेकिन उस दिशा में नहीं बढ़ते, यूनाइटेड नेशंस, उसकी कोई भूमिका नहीं रह गई, उसका कोई हस्तक्षेप नहीं रह गया, उस पर कोई रेजोल्यूशन नहीं आता है। जिन रेजोल्यूशंस को लेकर हम लोग टीवी डिबेट में चर्चा करते हैं कि आज भारत इसमें रहा, आज फलाना देश उसमें रहा, उनके परिणाम क्या होते हैं? उनके कोई परिणाम नहीं निकलते। त्रिपाठी जी, इस पे दोनों देशों को बराबर नहीं तोलना चाहिए। बात सही है, रूस ने कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया और अगर अमेरिका ने किया तो ये तो मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ नहीं, यहाँ पे साहब कहते हैं। सिर्फ दोनों को तोलने की बात नहीं है। मैं तो मानता हूं कि जो ट्रंप ने एक अपनी दादागिरी चलाने में जो ये जिसको कहते हैं ना कि दिमाग का सनक जाना कि नहीं अब तो हम करेंगे, वो जो करना शुरू किया वो दुनिया के लिए खतरनाक है। उनको ये भ्रम था कि हमारे सनक जाने से लोग डर जाएंगे और हर कोई अमेरिका जो कहेगा वही मान लेंगे। अब तो इसलिए जिम्मेदार तो सबसे ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप ही। क्यों है जरूरी इन चीजों के बारे में बात करना? सर, रॉयटर्स की एक खबर पढ़ रहा था मैं कल, यूरोपियन यूनियन में ऐसे डॉक्यूमेंट्स उस एजेंसी ने हासिल किए हैं जो ये बता रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन के जितने देश हैं उन्होंने आपस में इस बात की बातचीत करना और इसकी तैयारी करना शुरू कर दिया है कि अगर हम पर रूस हमला कर दे तो हमारे देशों के बीच में सेनाएं कैसे मूव करेंगी, हमारे टैंक, हमारी हैवी आर्टिलरी ये कैसे जाएगी, तो हमारा रेल नेटवर्क जुड़ा है कि नहीं है, ट्रक कौन सा देश प्रोवाइड करेगा, ट्रेनें किसकी आएंगी, कितने वैगन लगेंगे, ये सारी तैयारियां यूरोपियन यूनियन के अंदर शुरू हो गई हैं। वर्ल्ड वॉर्स कैसे हुई हैं दुनिया में? एक देश दूसरे से उलझा, तीन उसके बगल में आए, दूसरा उसके बगल में खड़ा हो गया, ऐसे वर्ल्ड वॉर शुरू होती है। अब अगर यूरोपियन यूनियन जंग की तैयारी कर रहा है प्रॉपर और यहाँ न्यूक्लियर टेस्ट हो रहे हैं तो आप देखिए फिर 1945 को कैसे भूल जाए? देखिए, वर्ल्ड में आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा। अमेरिका ने जब जो है वो इराक पे हमला किया, किससे पूछा? या रूस ने जब यूक्रेन पे हमला किया, किससे पूछा कि भाई यूनाइटेड नेशंस में चले जाते, कहीं बात करते? कुछ नहीं। उनको जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये जो है इस वक्त वर्ल्ड में दिखाई देता है। और ऐसे में कंपैरिजन क्यों ना हो, मतलब अगर अमेरिका जो है उसको भी डर लगेगा। वो जो है बोरेवेस्निक, ये मिसाइल का नाम है जिसका उन्होंने टेस्ट किया है और वो न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल है, उसमें न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है। ऐसा कोई भी वेपन अमेरिका के पास नहीं है। तो ऐसे में कंपटीशन तो होगा ना। उनको रशिया से सबसे ज़्यादा खतरा है, वो चाहेंगे कि उनके पास भी उस तरह की कोई वेपन हो या उनके वेपन जो हैं वो डेटरेंट के तौर पर जो है वो रशिया के सामने हो। तो ये जो कंपैरिजन है या ये होड़ जो है ये तो होगी। इंडिया ने अगर न्यूक्लियर टेस्ट किया तो पाकिस्तान ने भी किया, होड़ तो थी। सर, दुनिया को प्रधानमंत्री मोदी, अमेरिका में के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रशिया जिस तरीके से परमाणु हथियार की होड़ में पड़ रहा हो, दुनिया को प्रधानमंत्री मोदी के संदेश को सुनना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने तो कई बार कहा है कि भाई ये युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2047 में विकसित भारत देखना है। प्रधानमंत्री कहते हैं अगर अपने को लड़ना है तो भाई गरीबी से लड़ो, आतंकवाद से लड़ो, भूखमरी से लड़ो। प्रधानमंत्री मोदी तो एक वन अर्थ वन नेशन वन फैमिली की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई दुनिया में सब आगे बढ़ो, जो अंडर डेवलप कंट्रीज है उनका हाथ पकड़ के उनको ऊपर लेकर आइए, सबको विकसित कीजिए, सबको सुविधा सुरक्षा और सम्मान दीजिए, सबको साथ लेकर चलिए और इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया बनाइए। तो प्रधानमंत्री मोदी उस लेवल पर सोचते हैं, उस लेवल पे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। और ट्रंप और पुतिन आप देखिए किस तरीके से वो एक दूसरे को निपटाने के लिए और दुनिया को दिखाने के लिए चल रहे हैं। मोदी जी ये भी बोलते हैं कि अगर हमें छेड़ेंगे तो घुस के मारेंगे। हाँ सर, वो दिल्ली में एक पॉलिटिकल हाइड्रोजन बम फटने वाला था, उसका क्या हुआ है? कुछ उस पर भी चल रहा है डेवलपमेंट? चल ही रहा होगा सर, मतलब अभी कहीं धरती तो नहीं हिली लेकिन कहीं तो बन रहा है, वो ऐसा बताया गया। हाइड्रोजन बम की चर्चा हुई, अपने घर में भी तो बात करें क्या हो रहा है। एक आखिरी खबर इसमें भारत के लोगों की दिलचस्पी हो सकती है, वो आपको बता दूं।
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने अपनी भारतीय मूल की पत्नी उषा वैंस को लेकर एक बड़ा बयान दिया कल। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी हिंदू धर्म छोड़कर के क्रिश्चियन हो जाएं, ईसाई हो जाएं। उन्होंने कहा मुझे पूरी उम्मीद है कि एक दिन उषा भी ईसाई धर्म अपना लेंगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो ईसाई नहीं भी बनती हैं तो वो आज़ाद हैं, ये उनका फैसला होगा। उनके 2 बच्चे हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमारे बच्चों की परवरिश ईसाई धर्म के अनुरूप ही हो रही है, वो क्रिश्चियन वैल्यूज़ पर ही बड़े हो रहे हैं, वो ईसाई स्कूल में ही पढ़ने के लिए जाते हैं। खुद जेडी वैंस ने अभी 2019 में कैथोलिक ईसाई धर्म अपनाया है। इससे पहले ये खुद को नास्तिक मानते थे। इन दोनों की शादी 2014 में हुई और जेडी वैंस ने कहा कि जब हम मिले तो मैं भी एग्नोस्टिक या नास्तिक था और उषा भी ऐसी थी। वो आती हैं हिंदू परिवार से, लेकिन उनका परिवार बहुत धार्मिक परिवार नहीं है, तो वो किसी मतलब धर्म के मज़हब के साथ बहुत आइडेंटिफाई अपने आप को नहीं करती हैं। लेकिन मैं क्रिश्चियन जब बना तो उन्होंने मुझे समर्थन दिया कि तुम्हें अगर ये ठीक लग रहा है अपने लिए तो तुम उसको अपनाओ, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी एक दिन ऐसा करेंगी। अब ये हुआ तो उनकी आलोचना शुरू हो गई कि अमेरिका को उपराष्ट्रपति ऐसे खुलेआम कह रहा है कि मैं अपनी पत्नी को कन्वर्ट करना चाहता हूं। इसके पीछे अमेरिका को जानने वाले लोग जेडी वैंस की मजबूरी बता रहे हैं। अगले इलेक्शन में 3 साल के बाद जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा उसमें राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ये होंगे, इसकी सबसे ज्यादा संभावना है रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से। और रिपब्लिकन पार्टी का जो बेस है उसको शायद ये पसंद ना आए कि मेरे होने वाले उपराष्ट्रपति की पत्नी ईसाई नहीं है। इतना ही भरत त्रिपाठी जी या कुछ और? देखिए, है तो ऐसा ही, लेकिन इसको 2 हिस्सों से देखा जाए। एक तो ये कि अमेरिका में कुछ भी बाइबल, चर्च, क्रिश्चियनिटी इसके बिना हो नहीं सकता। वाइट सुप्रीमेसी आज भी वहां सबसे ज्यादा है। और उसका दूसरा हिस्सा वो ज्यादा बड़ी चिंता पैदा करता है। जेडी वैंस एक व्यक्ति के तौर पर कितने कमजोर, कितने स्तरहीन व्यक्ति हैं, अगर उनको इस तरह से सार्वजनिक तौर पर अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपनी पत्नी के कन्वर्ट हो जाने की बात कहनी पड़ रही हो। दोनों में प्रेम होगा, दोनों का परिवार है, बड़ा खुशहाल परिवार दिखता है। क्या इसकी आवश्यकता थी? अगर आपको कोई भी पॉलिटिकल मूव लेना था तो उस पॉलिटिकल मूव में आपको अपनी पत्नी को असहज करना है। क्या इस बयान के बाद, चाहे जितना जिसको कहें कि इसमें डिप्लोमेटिक बयान हो, भाई आर्टिकुलेट करना था उस वक्त, लेकिन क्या वो दोनों बात कर रहे होंगे तो कहीं वो उस तरह से बातचीत हो पा रही होगी? ये दोनों पहलू हैं जो कम से कम हम लोगों को देखना चाहिए। और ये भारत के लिहाज से इसलिए भी जरूरी है कि कई बार हमारे लिए कहा जाता है कि अरे ये तो धर्म में क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है, धर्मांध। हिंदू तो धर्मांध होता है, सब वही करता रहता है। देखो, धर्म के लिहाज से करते हैं। अमेरिका क्या कर रहा है? इसमें एक अपडेट मैं दे देता हूं आपको, जो मुझे अमेरिकन मीडिया को सुनने से मिला है। ऐसे मैंने वीडियोस देखे हैं, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं। जेडी वैंस से अभी जब ये इजराइल गए थे, एयरपोर्ट पर एक पत्रकार ने पूछा कि अमेरिका में मीडिया में चर्चा हो रही है कि आपकी शादी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति से सवाल हुआ, वीडियो पर है, मैंने देखा है। और उन्होंने उसको कहा कि लोग कहते हैं, कहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मैंने वो पॉडकास्ट सुना जिसमें ये बात कही गई थी। व्हाइट हाउस में काम करने वाली एक एक्स एम्प्लॉय वो ये क्लेम करती है कि सब कुछ ठीक नहीं है। और उसने तो यहां तक कहा कि अगर उषा वैंस एक बार आवाज दें तो हम उनको बचा सकते हैं। ये चर्चा अमेरिका की मीडिया में होती है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, ये हमारी जानकारी नहीं है। अमेरिकन मीडिया इस किस्म की बातें करता है। और तब ये सब हुआ जो कल पर्सनल है, उस पर भले न कहें, लेकिन जब अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट क्रिश्चियन कन्वर्जन के लिए इस तरह की बात करता है तो दुनिया कैसे देखे उसको? ये समझिए ना, मैं कह रहा हूं पर्सनल छोड़ दीजिए। सिंपल माना जाता है कि अमेरिका में जो पॉलिटिशियन है उनकी फैमिली लाइफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। वही मजबूरी है। और अगर ऐसी फैमिली लाइफ खराब हो तो अमेरिकन पब्लिक जो है उसको कभी प्रेसिडेंट नहीं बनने देगी।